हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। हम ये रेगुलर क्लास रखेंगे अपनी और इसमें हम चैप्टर वाइज सब कुछ अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारा चैनल है JSM स्टडीज़, आप उसे जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करो। तो हम आज अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में हम पहले आपको कुछ बता देते हैं कि ठोस जो होता है वो किन से मिलकर बना होता है। ठोस जो मिलकर बना होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों में कौन कौन से हो सकते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जो ठोस पदार्थ है वो अणु से भी मिलकर बना हो सकता है, परमाणु से भी मिलकर बना हो सकता है या आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। तो हम दो ठोस की क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर हमारा 3 नंबर का पेपर में, इसमें से 3 नंबर का पेपर में मिलता है हमेशा। तो ठोस, अब हम ठोस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठोस अवस्था, तो क्या डेफिनेशन है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। परबल अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। यानी कि ठोस में जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों का मतलब अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा, वो किन से जुड़ा होगा? परबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़ा होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था होगी उसे क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। अब करते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, ठोस को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है पहला? क्रिस्टलीय ठोस, इसे वास्तविक ठोस भी बोलते हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, इसे आभासी ठोस भी कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम है, इसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। उसका कारण हम बताएंगे अतिशीतित द्रव से क्यों बोलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं और इन्हें देखते हैं क्या होते हैं। पहला है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें दीर्घप्रास व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घप्रास व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि इनमें जो अवयवी कण है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण हैं उनमें बहुत लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, कोई भी मैंने क्या ले लिया, ठोस ले लिया, तो उसमें जो अवयवी कण होंगे क्रिस्टलीय ठोसों में, उनकी इस तरीके से क्या होगी, बहुत ही लंबी क्या होगी, श्रृंखलाएं मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? श्रृंखलाएं मिलेगी। क्या मिलेगी? श्रृंखलाएं। आई बात समझ में? तो क्रिस्टलीय ठोसों की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें जो अवयवी कण होते हैं वे दीर्घप्रास व्यवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इनकी ज्यामिति क्या होती है? बिल्कुल निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति कैसी होती है? यानी कि देखने में इनकी जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ज्यामिति कैसी होती है? जैसे फिक्स होती है। इसके बाद है, इनके गलनांक भी क्या होते हैं? इनके गलनांक भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बिल्कुल फिक्स गलनांक हो गए इनके, निश्चित। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये विषम देशिक होते हैं। अगला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये विषम देशिक होते हैं। विषम देशिक होने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं विषम देशिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो तो हम विषम देशिक देखते हैं। विषम देशिक क्या होते हैं? विषम देशिक का मतलब है, जैसे कि मैं क्रिस्टलीय कणों को इस प्रकार से अरेंज करके तुम्हें दिखा रहा हूं। इस प्रकार से मैं तुम्हें ये क्रिस्टलीय कण बना के दिखा देता हूं। एक मैंने डार्क बनाया है, एक मैंने क्या बनाया है, डॉट बनाया है। तो इन विषम देशिक का मतलब क्या है कि इनके जो भी क्रिस्टलीय ठोसों के जो भी भौतिक गुण होंगे, भौतिक गुण का मतलब जैसे अपवर्तनांक हो गया, विद्युत चालकता होगी, ऊष्मीय चालकता होगी, वे क्या करेगी, दिशा पर डिपेंड करेंगे। जैसे मैं अपवर्तनांक की बात कर लेता हूं, अगर मैं इधर से कोई भी प्रकाश गुजारता हूं तो इस लाइन के इधर भी इक्वल कण है
इधर भी इक्वल कण है, तो इस लाइन पे यानी कि प्रकाश पे जो प्रभाव पड़ेगा इधर के कणों का और इधर के कणों का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर मैं इस तरीके से प्रकाश गुजारता हूं तो इधर के कणों का और इधर के कणों का क्या होगा, अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, दिशा पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रति एक दिशा में जाने पर इनके भौतिक गुण जैसे कि उसमें चालकता हुई, विद्युत चालकता हुई या अपवर्तनांक हुआ, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, विषमदेशिकता बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि इन्हें हम दबा नहीं सकते। ठीक है, इन्हें क्या नहीं कर सकते, हम दबा नहीं सकते। इसके बाद अगला है इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। ये भी पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। तो वो देखते हैं कि इनके शीतलन वक्र आखिर होते कैसे हैं और असतत क्यों होते हैं। देखो जी, शीतलन वक्र जो खींचे जाते हैं वे समय और टेम्परेचर यानी कि ताप के बीच में खींचे जाते हैं। तो एक बात अभी मैंने तुम्हें बताई थी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को पहले गर्म करके क्या करते हैं, उसे पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद जब उसे ठंडा करते हैं, तो जैसे कि ये समझ लो कि यहाँ पे ये पिघला हुआ ठोस है और उसे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो लगातार क्या होगा, वो ठंडा होता जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर आएगा उस पे जिसपे वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, यानी कि उस टेम्परेचर पे वो ठोस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो ठोस, क्योंकि हमारा क्या होता है, ठोस का क्या जो होता है वो टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होता है, तो एक टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठोस हो जाएगा और उसके बाद उसका टेम्परेचर लगातार क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे कर्व को क्या है, ये असतत कर्व है, यहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका जो कर्व है जो अभी हमने पढ़ा है कि इनका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, असतत होता है, असतत। ठीक है, तो ये तो थे सारे पॉइंट किसके बारे में हमने पढ़े हैं, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसके बाद में एक पॉइंट और भी रखता है क्रिस्टलीय ठोसों की, अगर हम और अच्छे से बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को यदि हम चाकू से काट दें तो दो सपाट टुकड़ों वाले हमें पृष्ठ यानी कि सपाट पृष्ठ वाले दो टुकड़े प्राप्त होते हैं। ये भी एक इनका पॉइंट है कि यदि क्रिस्टलीय ठोसों को हम चाकू से काट दें तो दो सपाट पृष्ठ वाले हमें टुकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस या इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। इससे पहले देखो इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्रिस्टलीय ठोसों के जो एग्जाम्पल होते हैं, NaCl हुआ, Na2SO4 हुआ, चीनी हुई, डायमंड हुआ आदि, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टलीय ठोसों के क्या है, एग्जाम्पल है। बहुत और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की बात। अक्रिस्टलीय ठोसों का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, लघु प्रास व्यवस्था होती है, यानी कि इनमें क्या होती है, लघु प्रास व्यवस्था होती है, यानी कि अवयवी कणों की छोटी छोटी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे मैं तुम्हें बता दूं किस प्रकार से, ये इस प्रकार की छोटी छोटी श्रृंखलाएं होगी, अवयवी कण इस प्रकार से छोटी छोटी श्रृंखलाओं में क्या होगा, जुड़े होंगे, बड़ी श्रृंखलाएं इसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट किसका है, क्रिस्टलीय ठोसों का पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद है इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित, इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की ज्यामिति नहीं होती है, यानी कि हम इन्हें देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी आकृति क्यूबिक है या इसकी आकृति हेक्सागोनल है, कुछ भी, मतलब हम इनके बारे में आकृति को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इनके जो गलनांक होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। गलनांक कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स इनका गलनांक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। कैसे होते हैं, समदेशिक, यानी कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं, इस तरीके से मान लो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनमें क्या होता है, कणों का कोई ठीक से अरेंजमेंट नहीं है, छोटी छोटी श्रृंखलाएं, तो इसलिए हम इसमें से किसी किधर से भी कुछ भी गुजार दें तो इफेक्ट क्या होगा, उस प्रकार जैसे हम कभी अपवर्तनांक देखने लग जाए इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में, विद्युत चालकता या उसमें चालकता, तो उस पर क्या होगा, दिशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हर दिशा में उसके गुण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखना है तुम्हें। इसके बाद अगला है कुछ सीमा तक संपीड़ित किए जा सकते हैं। कुछ सीमा का मतलब है हम इन्हें अक्रिस्टलीय ठोसों कुछ सीमा तक दबा सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा रबड़ को हम कुछ टाइप तक दबा सकते हैं, फिर उसके बाद वो नहीं दबाई जा सकती। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट ये भी है, कुछ सीमा तक संपीड़ित होते हैं। और लास्ट का जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इनके शीतलन वक्र कैसे होते हैं, असतत होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं। असतत कैसे, जैसे कि अब हम इसकी बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनका क्या होता है, हम जानते हैं इनका कोई भी
क्या होता है, गलनांक इनका निश्चित नहीं होता। तो क्या होगा, जैसे हम पिघले हुए ठोस को क्या करेंगे, पिघले हुए अक्रिस्टलीय ठोस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, लगातार गिरता जाएगा। ठीक है, तो इनके कर्व क्या होते हैं, बिल्कुल सतत होते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हमने बता दिया है, कांच, रबड़, प्लास्टिक, ये सारे के सारे कैसे हैं, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि इसे अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं। उसका क्या कारण है, क्योंकि इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार की व्यवस्था होती है जैसे कि जल की व्यवस्था होती है। जैसे कि द्रव में व्यवस्था होती है ना, जैसे जल में कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों में भी कैसी होती है, ऐसी ही व्यवस्था होती है जैसी द्रव में पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, बहने का गुण भी होता है। जैसे कि कांच का एग्जाम्पल है, जो पुराने मकान होते हैं, इमारतें होती हैं, उनके जो कांच खिड़कियों में लगे होते हैं वे नीचे से क्या होते हैं, मोटे होते हैं और दूधिया होते हैं। उनका कारण यही है कि उनमें क्या होता है, बहने का गुण होता है। ठीक है, तो इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी हम बोलते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया है ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला सहसंयोजक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। तो इनके कुछ गुण हम पढ़ते हैं, जैसे कि अवयवी कण। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण होते हैं परमाणु या अणु। कहने का मतलब है सहसंयोजक जो ठोस होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा या अणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसके बाद है आबंध। सहसंयोजक ठोस में जो बंध पाया जाएगा उसका नाम है सहसंयोजक बंध। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। सहसंयोजक ठोसों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, वे कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। ये कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट भी एक सहसंयोजक ठोस है, परंतु ये कैसा होता है, चालक होता है। इसके बाद है गलनांक। सहसंयोजक ठोसों के जो गलनांक होते हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं। इसके बाद है इसके एग्जाम्पल SiO2, SiC, AlN और ग्रेफाइट। ये सारे के सारे सहसंयोजक ठोस के बारे में क्या है, इसमें सहसंयोजक ठोस किन से मिलकर बना है, किस प्रकार का बंध है, कठोर हैं, कुचालक हैं, अत्यधिक उच्च इसका गलनांक है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होंगे यानी कि आयनिक ठोस जो मिलकर बना होगा वो किन अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, आयन से। उसमें जो आयनिक ठोस में जो जिनसे वो बना होगा वो क्या होंगे, आयन होंगे। इसके बाद है आबंध। आयनिक ठोस में किस प्रकार का आबंध पाया जाएगा, कुलामी या स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं वो कुलामी बल के द्वारा या इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। आयनिक ठोसों की भौतिक प्रकृति क्या होती है, कठोर होती है। ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। चालक होते हैं लेकिन आयनिक ठोस चालक होते हैं गलित और केवल विलयन अवस्था में। ठोस अवस्था में ये चालक का कार्य नहीं करते हैं, यानी कि केवल गलित और विलयन अवस्था में ही क्या होंगे, चालक होंगे। इसके बाद है गलनांक। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसके बाद है NaCl, KCl, MgO, ETC, यानी कि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सारे क्या है, आयनिक ठोस है। इसके बाद है आणविक ठोस। आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वे होंगे अणु होंगे। आबंध कैसा होगा, दुर्बल वांडरवाल बल्स होगा, जो दुर्बल वांडरवाल बल के द्वारा क्या होंगे, ये जुड़े होंगे। इसके बाद है भौतिक प्रकृति। ये नर्म ठोस होते हैं। इसके बाद है विद्युत चालकता। ये कुचालक होते हैं लेकिन HCl विद्युत में विलयन में क्या होता है, चालक का कार्य करता है। ठीक है, अगर HCl का विलयन बना दे तो वो चालक का कार्य कर देता है। उसका कारण है कि उसमें विलयन में जैसे हम इसे जल में घोलते हैं तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें मिल जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, चालक यानी कि धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है गलनांक कम होता है। इसके बाद है उदाहरण HCl, SO2, H2 आदि, ये सब क्या है, आणविक ठोस के क्या है, उदाहरण है। इसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होगा,
धनायन और उसके इलेक्ट्रॉन्स का समूह, उनके द्वारा क्या बनेगा, यानी कोई भी धातु होगी उसका जो धनायन होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में क्या होगा, उनसे मिलकर क्या बना होगा, धात्विक ठोस बना होगा। और बंध कैसा होगा, धात्विक बंध होगा। जो धनायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण होगा एक प्रकार का, वो क्या होगा, उसे बोलते हैं धात्विक बंध। इसके बाद है भौतिक प्रकृति, ये कठोर होते हैं। धात्विक ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु आघात वर्धीय और तन्य। आघात वर्धीय मतलब इन्हें पीट कर पतला किया जा सकता है, और तन्य का मतलब इन्हें खींचकर हम लंबा भी कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है गलनांक। गलनांक क्या होता है इसका, गलनांक इसका साधारणतः उच्च होता है, और इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, धात्विक ठोस की विद्युत चालकता क्या होती है, कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में हमेशा कुचालक का कार्य करते हैं, और इसका गलनांक हमने पढ़ लिया, साधारणतः उच्च है। और उदाहरण कैसे हैं, जैसे Fe, Cu, Ag, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार हम फिर देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें किस प्रकार से बांटा गया है, अंतराण्विक बलों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस परमाणु अणु से मिलकर बना होगा, परमाणु से या अणु से, उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, यानी कि ये अणु और परमाणु किसके द्वारा जुड़े होंगे, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होंगे। इसके बाद ये कठोर हो गए, इनकी जो भौतिक प्रकृति होगी कठोर होगी। कुचालक हो गए, ग्रेफाइट क्या होता है, चालक का कार्य करता है एक सहसंयोजक ठोस ही। इसके बाद है ये अत्यधिक, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, क्या होता है, अत्यधिक उच्च गलनांक होता है। एग्जाम्पल SiO2, SiCalN, ग्रेफाइट। इसके बाद है आयनिक ठोस, आयनों से मिलकर बने होंगे। इनमें गुलामी या स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा ये आयन जुड़े होंगे। भौतिक प्रकृति कठोर होती है। इसके बाद है चालक का कार्य करते हैं, लेकिन किसमें करते हैं, चालक का कार्य करते हैं, परंतु गलित और विलयन अवस्था में ही करते हैं, क्योंकि गलित और विलयन अवस्था में ही इनमें आयन फ्री होते हैं, इसलिए ये गलित और विलयन अवस्था में ही चालक का कार्य करते हैं। उच्च इनका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिख दिया NaCl, KCl, MgO, ETC। ठीक है, इसके बाद है आणविक ठोस। आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होंगे। देखो एक बात और है, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये 3 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड 3 प्रकार के। ठीक है, ध्रुवीय में क्या होगा, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होगा। अध्रुवीय में अध्रुवीय से मिलकर बना होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब है जैसे कि हमारा H2O हो गया, HF हो गया, इस तरीके के अणुओं से मिलकर क्या बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस बना होगा। ठीक है, तो मैंने बस तीनों को एक साथ ही एक इसमें लिख दिया, आणविक ठोस में। तो ये क्या है, आणविक ठोस में अणुओं से मिलकर बना होता है। वांडरवाल, दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। नर्म ठोस होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन HCl विलयन में चालक का कार्य करता है। गलनांक कम होता है। एग्जाम्पल HCl, SO2, H2 आदि। ठीक है, इसके बाद है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धनायन और उसके इलेक्ट्रॉनों का समूह होते हैं। धात्विक बंध पाया जाता है, कठोर होते हैं, परंतु आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। इसके बाद है कुचालक। कुचालक का कार्य करते हैं, ठोस अवस्था में हमेशा कुचालक ही होते हैं। ठीक है, और साधारणतः इनका जो गलनांक होता है साधारणतः क्या होता है, उच्च होता है, जैसे कि Fe, Cu, Ag आदि। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस। तो हमने अब तक अपने 12वीं का पहला चैप्टर केमिस्ट्री में 12वीं के पहले चैप्टर ठोस अवस्था का एक लेक्चर डाल चुके हैं। अब हम दूसरे लेक्चर को पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर इन लेक्चरों को देखें और जो हम यहाँ पे दिखाते हैं उसे नोट भी करें। वैसे हम YouTube पर अपने इस प्रकार के नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स PDF के जरिए आपको प्रोवाइड्स करा देंगे, आप वहाँ से भी इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है क्रिस्टल जालक, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रिस्टल लेटिस। इसके बाद है जालक बिंदु या जालक स्थल क्या होता है, क्रिस्टल तल क्या होता है, एकक कोष्टिका या इकाई सेल क्या होती हैं, एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं, एकक कोष्टिका के प्रकार, कितने प्रकार की एकक कोष्टिका होती हैं। इसके बाद है समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है और इसके में रह गया
प्रति एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। ठीक है, हमने अपने पहले लेक्चर जो हमने बनाया था ठोस अवस्था का, उसमें हमने ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार में हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो अवयवी कणों के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था। पहला सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस था, दूसरा आयनिक ठोस था, तीसरा आणविक ठोस था और चौथा धात्विक ठोस था। इन सभी ठोसों के हमने बारे में पढ़ा था कि कौन सा ठोस किन अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, उनका गलनांक क्या होगा, उनमें किस प्रकार का बंध होगा, उनकी चालकता क्या होगी। इस प्रकार का हमने पहले लेक्चर में अपना सब कुछ पढ़ा दिया था। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ठोस अवस्था का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक क्या होता है। ये हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी ठोस होगा वो अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों का मतलब है कि वो जो ठोस होगा वो अणुओं से भी बना हो सकता है, परमाणुओं से भी बना हो सकता है या आयनों से भी बना हो सकता है। तो अणु परमाणु आयन को एक साथ ही इन्होंने क्या बोल दिया, अवयवी कण। ठीक है, तो अब क्रिस्टल जालक क्या होता है, अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था, अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था, यानी कि अवयवी कणों का 3D में अरेंजमेंट करने पर जो जालक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि अवयवी कण है हमारे पास, ये इन्हें क्या लगा दिया हमने, 3D में अरेंजमेंट कर दिया, यानी कि x दिशा में भी कर दिया, y दिशा में भी कर दिया और z दिशा में भी कर दिया। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एक जालक तैयार होगा उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है जालक बिंदु या जालक स्थल क्या होता है। जालक बिंदु या जालक स्थल क्या होता है, ये जो पॉइंट है, जो अवयवी कण है, इन अवयवी कणों को हम क्रिस्टल में किसके द्वारा दर्शाते हैं, एक बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं और इन्हीं बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु या जालक तल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगली डेफिनेशन है क्रिस्टल तल। क्रिस्टल तल क्या होता है, क्रिस्टल तल क्या होता है भाई, जितने भी ये अवयवी कण हैं इन्हें हम एक, जैसे ये अवयवी कण हो गए हमारे पास, किसी भी क्रिस्टल में जो भी क्रिस्टल जालक अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है, उन अवयवी कणों को हम एक सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ते हैं। सीधी रेखाओं के द्वारा इसलिए जोड़ते हैं ताकि इनकी ज्यामिति को हम व्यक्त कर सके। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल तल बोलते हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन है कि क्रिस्टल बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है जिससे क्रिस्टल की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। क्रिस्टल जालक से बने तल को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल तल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो क्रिस्टल जालक होते हैं ये एक विमीय भी हो सकते हैं, द्विविमीय भी हो सकते हैं, त्रिविमीय भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है एकक कोष्टिका। ये एकक कोष्टिका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एकक कोष्टिका क्या होती है, तो किसी भी डेफिनेशन बताता हूँ, किसी भी क्रिस्टल का, यानी किसी भी क्रिस्टल का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत यानी कि रिपीट करने पर पूर्ण जालक का निर्माण होता है उसे ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक ये इस प्रकार का मान लो एक यूनिट सेल है, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल इसी तरह के मैं बहुत सारे इधर भी लगा दूँ, इधर भी लगा दूँ, नीचे भी लगा दूं, ऊपर भी, इधर भी और पीछे भी, तो इससे क्या होगा, एक जालक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक जालक। और ये जो अकेली होगी ये एक छोटा सा भाग है जिसके हमने सभी दिशाओं में क्या करा है, पुनरावृत्ति करी है, यानी कि सभी दिशाओं में बहुत सारी संख्या में लगाए हैं। तो यही छोटा सा भाग क्या कहलाएगा, इसका यूनिट सेल या एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है, तो यानी कि एकक कोष्टिका की डेफिनेशन क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर पूरा जालक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका कहते हैं। अब इसके बाद है एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास इस प्रकार की एकक कोष्टिका है, जैसे मैं बना देता हूँ, ये एकक कोष्टिका है, जैसे मैंने क्या बना दी, एक एकक कोष्टिका बना दी। ये मान लिया x है, ये मान लिया y है और ये क्या मान लिया z है। तो इसकी जो ये कोर है, क्या है कोर, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये मान ली a, ये b और ये क्या मान ली c। इन कोर के बीच का कोण ये मान लिया अल्फा है, ये मान लिया बीटा है और ये क्या मान लिया गामा है। तो इसके जो दो पैरामीटर होते हैं, एकक कोष्टिका के दो ही पैरामीटर होते हैं, एक तो a b c। कहने का मतलब कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, एक तो पैरामीटर हो गया इसका पहला कोर की लंबाई और दूसरा जो पैरामीटर होता है कोर के बीच का कोण।
कोण के बीच का कोण, जिन्हें हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं भाई, अल्फा, बीटा और गामा से। यानी कि ये दो पैरामीटर ऐसे पैरामीटर हैं जो किसी भी एकक कोष्ठिका की आकृति और साइज के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दो पैरामीटर होते हैं जो क्या बताते हैं, किसी भी एकक कोष्ठिका के साइज और आकृति के बारे में, यानी कि हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो तुम्हें ऐसे याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्ठिका भाई दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है, दो प्रकार की। पहली होती है आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका या इसे वही सरल एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। एकक कोष्ठिका क्या बोलते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका, यानी कि सिंपल यूनिट सेल, या इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। और केंद्रित एकक कोष्ठिका में भी हम कितने प्रकार की पढ़ेंगे, तीन प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। तो पहले हम पढ़ते हैं आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है। आद्य एकक कोष्ठिका ऐसी कोष्ठिका होती है जिसमें अवयवी कण केवल कोणों पर ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोणों पर ही क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो ऐसी एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं हम, आद्य एकक कोष्ठिका बोलते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा हर एक अवयवी कण, कितने अवयवी कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण, ये क्या आते हैं, केवल कोणों पर ही क्या है, उपस्थित है। तो ऐसी एकक कोष्ठिका क्या कहलाती है, आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है भाई तीन प्रकार की। अभी बताया मैंने कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका ये कैसी कोष्ठिका होती है, ऐसी एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों पर तो उपस्थित हो गई, कोणों पर तो क्या हो गए, उपस्थित हो गई, लेकिन एक जो कण होगा अवयवी कण वो इस एकक कोष्ठिका के बिल्कुल क्या होगा, सेंटर में उपस्थित होगा, यानी कि बिल्कुल केंद्र में क्या होगा, उपस्थित होगा। जैसे मैं तुम्हें इस तरीके से दिखा रहा हूं केंद्र बना के। क्या होगा, केंद्र में बिल्कुल एकदम सेंटर में उपस्थित होगा एक अवयवी कण। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल क्या होगा, एक बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, अवयवी कण उपस्थित होगा। दूसरी कौन सी एकक कोष्ठिका है, दूसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ये कैसी होगी भाई, कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त, कोणों पर तो उपस्थित हो गई, कोणों के अतिरिक्त इसके 6 फलकों पर भी क्या हो गए, उपस्थित होंगे। जैसे कि ये एकक कोष्ठिका मान लीजिए आप, इसके 6 फलक है, 1 फलक 2 फलक 3 4 5 6, तो इन फलक के बिल्कुल क्या होगा, सेंटर में भी क्या होगा, एकक अवयवी कण उपस्थित होगा। जैसे मैं बना देता हूँ, ये फलक तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इस फलक के सेंटर में एक अवयवी कण रख दिया। ये फलक तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, इसके सेंटर में एक अवयवी कण रख दिया।
ये एक नीचे फलक हो गया, इसके सेंटर में एक अवयवी कण रख दिया, एक ऊपर दिखाई दे रहा होगा उसके सेंटर में एक अवयवी कण रख दिया, एक ये पीछे ये वाला इसके सेंटर में एक अवयवी कण रख दिया, एक ये सामने इसके सेंटर में एक अवयवी कण मैंने रख दिया। तो ये कैसी एकक कोष्टिका है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। अब तीसरी लास्ट अंत्य, अंत्य या आधार, आधार एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, अंत्य या आधार एकक कोष्टिका क्या होती है भाई? ऐसी एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोणों, कोणों पर तो उपस्थित होगी, कोणों के अतिरिक्त क्या होगा? किन्हीं भी दो आमने सामने वाले फलकों के केंद्र में भी क्या होगा? एकक अवयवी कण उपस्थित होगा। जैसे मैं ये बना दिया आमने सामने वाले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये सामने इसके ये हो गया। तो क्या होगा? आमने सामने वाले पर भी, किन्हीं भी दो आमने सामने वालों पर हो सकता है, जरूरी नहीं इन दो पे हो, ऊपर नीचे भी इसके सामने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोष्टिका के क्या होंगे? हमारे एकक कोष्टिका के क्या होंगे? प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे एकक कोष्टिका के? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, आद्य और केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका में हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा है भाई? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य या आधार केंद्रित और पढ़ लीजिए इसमें, केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो ये क्या होते हैं? एकक कोष्टिका के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है, समझ में आए? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रति एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, कि प्रति एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलो जी। अब क्या पढ़ेंगे? प्रति एकक कोष्टिका में, प्रति एकक कोष्टिका में, कोष्टिका में कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो उसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बनाया है, कणों की संख्या। कणों की संख्या का क्या फॉर्मूला है? कणों की संख्या का एक फॉर्मूला है NC/8, NF/2 और NI/1। यहाँ पे NC क्या है? कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या। क्या है? NC क्या है? यहाँ पे कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या। इसके बाद NF क्या है? फलक पर उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या, की संख्या, की संख्या। NI क्या है? केंद्र में उपस्थित, केंद्र में उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या। ठीक है, अब हमने कितने प्रकार की कोष्टिका पढ़ी थी? अपने दो प्रकार की। पहली कौन सी कोष्टिका थी? मैं यहाँ पे सभी को बना रहा हूं। एक ये वाली, ये कौन सी कोष्टिका थी? एक ये वाली कोष्टिका होगी, और एक ये कोष्टिका पढ़ी हमने। और एक ये सेंटर में था इसके। ठीक है, एक क्या कोष्टिका पढ़ी हमने?
एक पड़ी इस प्रकार की कोष्ठिका, इस प्रकार की, और एक क्या पड़ी इस प्रकार की। इस प्रकार की। तो इतने प्रकार की हमने क्या पढ़ी थी अभी, एकक कोष्ठिका देखी थी। तो अब हमें इनमें निकालना है कणों की संख्या। इस एकक कोष्ठिका को हमने कौन सी एक, इसका नाम क्या था, सरल, क्या नाम था इसका, सरल एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससी से डिफाइन करते हैं। इसका नाम क्या था, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी से डिफाइन किया जाता है, इनके डिनोट किया जाता है। ये होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे डिनोट किया जाता है एफसीसी से। और ये हमारी बची क्या, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, तो इसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इनमें हमें क्या निकालना है, अब कणों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कणों की संख्या का, कणों की संख्या का, कणों की संख्या, कणों की संख्या इसके लिए करते हैं, मैं ऐसे कर देता हूं इन्हें, इसके लिए करते हैं। इसके लिए क्या होगा, कणों की संख्या अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एससी के लिए, तो इसमें क्या है, एनसी, कोनों पर उपस्थित कण कितने हैं, 8/8 प्लस एनएफ, फेस पर तो कोई भी कण नहीं है तो 0/2 प्लस एनआई, केंद्र में उपस्थित, केंद्र में कोई भी कण नहीं है तो क्या हो गया, 0/1। तो टोटल कितना आ गया, 8/8 बराबर कितना हो गया, 1 कण। तो हमें पता लग गया जो हमारी सरल या आद्य एकक कोष्ठिका थी उसमें कितने कण उपस्थित होते हैं, केवल 1 कण उपस्थित होता है। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें कैसे, 8 तो कोणों पर उपस्थित हो गए, 4 और 4 8 तो क्या उपस्थित है, कोणों पे, बटा इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं 8 बटा फेस पर कोई भी नहीं है तो 0/2 प्लस, अब इस एक केंद्र में एनआई का मतलब केंद्र में क्या उपस्थित है, 1 कण उपस्थित है, तो कितना कर दिया, 1, तो कितना आ गया 8/8, 1, ये 0, ये +1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो अब याद रखना है बीसीसी में कितने कण उपस्थित होते हैं, 2 कण, ठीक है। इसके बाद अगला ये वाला, इसमें NF/8 प्लस NC/8 प्लस NF/2 और NI/1। तो NC कॉर्नर पर कितने उपस्थित है, 8/8 प्लस फेस पर कितने उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 उपस्थित है, 6/2। सेंटर में तो कोई भी कण उपस्थित नहीं है, सेंटर में नहीं है तो 0, तो कितना हो गया, 1 + 3 = 4। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या होगा भाई, NC NF और NI/1। तो इसमें कितने उपस्थित है, कोनों पर कितने उपस्थित है, 8/8, फलक पर कोई भी नहीं है, 0, फलक पर है, फलक पर कितने, 1 और 1 2, कितने हैं, 2/2 प्लस बीच में सेंटर में कोई भी नहीं है, 0, तो कितना हो गया, 1 + 1 और कितने हो गए, 2। तो हमने क्या निकाल लिया कि इन एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रखना है। ये पूछ ले जाता है पेपर में 1 नंबर में कि एफसीसी में बताओ कितने कण उपस्थित होते हैं। एफसीसी जो हमारी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है, इसका मतलब है बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, और एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक। इसी तरीके से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, ठीक है। इसी प्रकार से एससी होगी। तो इनमें कणों की संख्या क्या होता है, पूछ लेते हैं कि कितने कितने कण उपस्थित होते हैं। तो याद रखना है, एससी में 1 कण उपस्थित होता है, बीसीसी में 2 कण उपस्थित होते हैं, एफसीसी में 4 कण होते हैं, और कितने होते हैं, इसमें 2 कण होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, लेकिन ये ऐसे होते हैं, देखो भाई, जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास एक कण है इस प्रकार से, जैसे मैंने एक बना के दिखा दिया तुम्हें इस तरीके से, जैसे इस कण की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले कण की, ये कण यहाँ पे रखा हुआ है,
यानी कि इस कण का कितना होगा, 1/8वां हिस्सा इसके अंदर होगा और बाकी क्या होगा, सब बाहर होगा। वो कैसे होगा, देखो अब ये कण मैंने यहाँ पे रख दिया, यानी कहने का मतलब है ये वाला जो कण होगा वो 8 कोष्टिका में क्या होगा, डिवाइड होगा। किसमें डिवाइड होगा, 8 कोष्टिका में। यानी कि एक कोष्टिका के अंदर केवल इसका 1/8वां हिस्सा ही उस कोष्टिका के अंदर होगा, बाकी सब क्या होगा, बाहर होगा। जैसे एक कण मैंने ये रख दिया, एक कोष्टिका ये नीचे और एक कोष्टिका ये रही, एक कोष्टिका ये रही, एक कोष्टिका ये रही, एक कोष्टिका ये रही। मैं इसी के ऊपर एक कोष्टिका इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर, तो टोटल कितनी होगी, 8। 4 तो ये रही, एक कोष्टिका, 2 कोष्टिका, 3 कोष्टिका, 4 कोष्टिका। ये जो मैंने एक ब्रैकेट बनाया ना वर्ग सा, ये समझो कि ये वाली कोष्टिका है पूरी की पूरी, ये कोष्टिका, एक कोष्टिका, 2 कोष्टिका, 3, 4 और इसके ऊपर भी एक कोष्टिका रख दिया। तो एक जो कण है वो 8 कोष्टिका में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जो कोनों पर उपस्थित कण होते हैं उनका केवल 1/8 भाग ही कोष्टिका के अंदर होता है, बाकी सब क्या होता है, बाहर होता है। इसी तरीके से इसमें सब में तुम्हें दिख रहा है 1/8, 1/8 सब जितने भी कोनों पर रखे हुए हैं सबका 1/8 ही होगा, ठीक है। 1/8 सबका क्या होगा, 1/8। तो कितने कण हैं, 1 2 3 4 कितने हैं, 8 कण हैं। और 8 कणों का कितना है, 1/8 क्या है, अंदर है। तो कितना हो गया, केवल 1 कण हो गया इस वाली कोष्टिका में। इसी तरीके से हमें पता लग गया कि कोनों पर उपस्थित जो कण है उनका तो एक ही कण अंदर होगा, 8 के 8 कणों का। एक कण क्या है, बिल्कुल सेंटर में रखा है, वो सेंटर में रखा है, तो इसका मतलब वो किसी भी कोष्टिका के साथ संपर्क में नहीं है, ना ही किसी कोष्टिका में उसका विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो वो कण क्या होगा, पूरा का पूरा इसके अंदर होगा। तो इसलिए कितना हो गया, टोटल कितने कण होंगे, 2। अब हमने इसमें पढ़ लिया कि कोनों पर रखे होगा तो कितना हो गया, 1 कण हो गया पूरा। अब फलक पे कैसे करेंगे भाई, फलक पे क्या है, जैसे एक कण यहाँ पे रख दिया, क्या रख दिया, ये फलक पे ऐसा कण रख दिया, तुम्हें दिख रहा होगा कण रख दिया, और एक कोष्टिका ऐसे रख दी, ऐसे लगेगी इसके पास। तो ये वाला कण क्या होगा, आधा हिस्सा तो इसमें होगा और आधा हिस्सा क्या होगा, दूसरी वाली कोष्टिका में होगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है जो फलक पे रखा होगा कण उसका केवल आधा पार्ट इसके अंदर होगा, आधा पार्ट क्या होगा, जो इसके साथ दूसरी कोष्टिका इसके साथ ऐसे लगी होगी, चिपकी होगी, लगी होगी, उसके अंदर होगा, ठीक है। तो यानी कि एक का कितना होगा, आधा पार्ट होगा। तो कितने कण है, ये 6 कण है, तो 6 का आधा पार्ट कितना हो गया, 3। तो कितना हो गया, 1 + 3 = 4। तो कितने कण हो गए इसमें, टोटल 4 हो गए। इसके बाद इसमें भी कोनों पर उपस्थित कितने कोनों को, तो कितना हो गया, टोटल 1 कण हो गया, 8 कण है, तो कितना होगा, 1 कण हो गया टोटल, ठीक है। 1/8 1/8 1/8 तो सारा कितना हो गया, 1 हो गया। और 1 और 1 2 कण ये है, इसका भी आधा है, इसका भी आधा इसके अंदर, तो कितना हो गया, आधा आधा 1, तो कितना हो गया, टोटल 2 कण इसमें उपस्थित हो गए, ठीक है। इसके बाद ये तो बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपनी उपसह संयोजन संख्या पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, ठीक है। देखें अब जो लास्ट क्या बचा हमारा, नेक्स्ट है क्या है, उपसह संयोजन संख्या। तो अगला क्या है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, देखो उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है भाई, ये क्या होती है, किसी भी एक कण से जुड़े हुए जितने कण होंगे, यानी कि उन एक कण से जितने भी कण जुड़े होंगे उनकी संख्या क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि एक कण के पड़ोस में उपस्थित जितने भी कण होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं अभी डेफिनेशन तुम्हें बता रहा हूँ इसकी कि क्या होती है, किसी एकक गोले यानी किसी भी परमाणु अणु आयन से के सीधे संपर्क द्वारा जुड़े और उसे चारों ओर से घेरने वाले कणों की संख्या जो होती है या गोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस क्रिस्टल की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे सिंपल सी भाषा में, जैसे हमारे पास एक गोला हो गया ये, यानी गोले का मतलब अवयवी कण है या अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है। अगर मैं इसके एक इधर बना दूं, एक इधर बना दूं, ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं बनाता जा रहा हूँ। तो देखो भाई, एक कण को हमने क्या कर लिया, एक कण इसमें सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये कण हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला। तो ये कण किससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो ये वाला कण कितने से जुड़ा है, 2 से। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 2 ही होगी। इसमें प्रति एक गोला 2 से जुड़ा है, ये वाला गोला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, तो इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार जैसे मैं और ले लूँ ये वाला गोला, इसके चारों ओर मैंने ऐसे बना लिए,
तो कितनों से जुड़ा है? ये एक गोला डायरेक्ट कितने गोलों के संपर्क में है? 1 2 3 4 5, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसी प्रकार से एक मैं ऐसे बना दूं, अब ये गोला कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, तो कितने से जुड़ा हुआ है? 6 से, तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कहने का मतलब है एक गोला जितने गोलों के डायरेक्ट संपर्क में होगा वही उसके क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजन संख्या कहलाएगी। और ये याद रखना है तुम्हें भाई, एससी की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, बीसीसी की कितनी होती है और एफसीसी की कितनी होती है, ये तुम्हें नोट रखना है, याद भी रखना है। ठीक है, इसकी कितनी होती है? 6, इसकी कितनी होती है? 8 और इसकी कितनी होती है? 12। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो एससी होती है हमारी, एक एससी जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6। यानी ये कहने का मतलब है उसमें एक कण 6 कणों के द्वारा जुड़ा होता है, तो कितनी होगी? 6 उपसहसंयोजन संख्या। यहाँ पे कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे एक कण डायरेक्ट कितनों कणों से जुड़ा होता है? 8 कणों से जुड़ा होता है। एफसीसी में कितना जुड़ा होता है? 12 से। ये वाली जो बात है ये अभी आगे जब पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे इसमें निविड़ संकुलित संरचना है, उसमें तुम्हें डायरेक्ट हम बता देंगे किसी तरीके से कि इसकी उपसहसंयोजन संख्या 12 है, इसकी 8 है, इसकी 6 होती है। ठीक है, वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी इतना याद रखना है कि एससी की उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है, बीसीसी की उपसहसंयोजन संख्या 8 होती है और भाई एफसीसी की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। बात समझ में आई? इसके बाद आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन है कि CaF2 क्रिस्टल में, कोई एक CaF2 क्रिस्टल है, उसमें Ca2 पॉजिटिव आयन FCC क्रम में उपस्थित है। FCC क्रम में क्या है? व्यवस्थित है, व्यवस्थित है। एकक कोष्टिका में हमें बताना है F नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि भाई हमारे पास कोई भी एक CaF2 क्या है? क्रिस्टल है, और उसमें से जो Ca2 पॉजिटिव आयन है वो किस क्रम में उपस्थित है? FCC क्रम में क्या है? उपस्थित है। FCC का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए, क्या आना चाहिए भाई? कि जो FCC क्रम का मतलब है कि जो Ca2 पॉजिटिव आयन है वो कहाँ उपस्थित होंगे? एक तो कोनों पे उपस्थित होंगे। कहाँ उपस्थित होंगे? कोनों पर उपस्थित होंगे। यानी कि Ca2 पॉजिटिव आयन यहाँ भी है, 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 Ca2 पॉजिटिव आयन यहाँ भी है। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि ये किसमें है? FCC क्रम में व्यवस्थित है। FCC क्रम में व्यवस्थित का मतलब हमें पता है कि FCC तो भाई ऐसी संरचना होती है जिसमें कोनों पर भी उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ फलकों पर भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब फिर फलकों पर भी उपस्थित होंगे। क्या होंगे? फलकों पे भी। ये रख दिए फलक पे भी, कहाँ होंगे? फलक पे भी उपस्थित होंगे। ये इस वाले ये फलक पे भी उपस्थित होंगे और ये फलक पे भी उपस्थित होंगे। तो यानी कि मैंने क्या करा? हर एक Ca2 पॉजिटिव आयन कोनों पे भी रख दिया और 6 के 6 फलक पे भी रख दिया। तो मुझे क्या याद करना? मुझे इसमें पता लगाना है कि Ca2 पॉजिटिव आयन आखिर है कितने इस क्रिस्टल में। तो अभी हमने पढ़ा था, कितने पढ़े थे भाई? FCC में कितने कण होते हैं? 4 कण। तो भाई ये जो कोनों पे रखे हुए हैं, ये जो कोनों पे रखे हुए हैं, ये वाले, इनका 8 कण रखे हुए। Ca2 पॉजिटिव कितने रखे हुए हैं? 8 रखे हुए हैं। तो 8 का मुझे पता है कि 8 जो कण रखे हुए हैं उनका कितना 8वां हिस्सा क्या रहता है? अंदर होता है। तो यानी कि कोनों पे तो जो जितने भी Ca2 पॉजिटिव कोनों पे रखे हैं उनका तो केवल एक Ca2 पॉजिटिव है अंदर इस क्रिस्टल के, यानी कि इस यूनिट सेल के। और जो फलकों पे रखे हैं उनके कितने हैं भाई? 6 ये क्या रखे हैं? फलकों पे रखे हुए हैं। तो इसका कितना है? 3 है। तो यानी कि 3 Ca2 पॉजिटिव क्या है? इसके फलकों पे जो रखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद टोटल कितने होंगे? 4। तो मुझे पता लग गया कि 4 Ca2 पॉजिटिव आयन इसमें उपस्थित है। इस FCC क्रम में जो Ca2 पॉजिटिव आयन जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे टोटल पता लग गया 4 उपस्थित है। ठीक है, तो 4 उपस्थित है। मुझे इतना पता है कि एक Ca के साथ कितने जुड़े हैं? 2F। तो 4 के साथ कितने चाहिए होंगे? 8। कितने भाई? एक Ca के साथ तो कितने लग रहे हैं? 2F लग रहे हैं। तो भाई F नेगेटिव, एक Ca2 पॉजिटिव के साथ कितने हैं? 2F नेगेटिव। तो 4 Ca2 पॉजिटिव आयन के साथ कितने चाहिए होंगे? 8 चाहिए हो गया नहीं? बताओ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसका सिंपल सा आंसर क्या आ गया कि कितने F नेगेटिव आयनों की संख्या की आवश्यकता होगी, यानी कि इस एकक कोष्टिका में F आयनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, और थोड़ा सा सिंपल कर लो इस तरीके से, ज़्यादा दिक्कत मत लो भाई। हमें इतना पता है कि Ca2 पॉजिटिव आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। तो Ca2 पॉजिटिव FCC क्रम में व्यवस्थित है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि Ca2 पॉजिटिव आयनों की संख्या क्या होगी? 4 ही होगी। क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि Ca2 पॉजिटिव, वो हमने पढ़ लिया है कि FCC में जो कणों की संख्या होती है वो 4 ही होती है। ठीक है, तो Ca2 पॉजिटिव कहता चाहे वो F नेगेटिव कहता, तो कणों की संख्या कितनी होनी थी? 4 ही होनी। तो यहाँ से मुझे साफ पता लग गया कि हमारे पास 4 Ca2 पॉजिटिव है
इनसे हमने पता लगा लिया, क्योंकि इस Ca2 पॉजिटिव FCC क्रम में व्यवस्थित है तो 4 Ca2 पॉजिटिव हो गए, और 4 एक Ca के साथ हमारे 2 F जुड़े हैं तो 4 के साथ कितने जुड़ जाएंगे 8 F, तो कणों की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ये भी देख लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है, सन 2016 में पूछ रखा है। क्या क्वेश्चन है, NaCl में, क्वेश्चन है NaCl में, NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल में Cl नेगेटिव आयन FCC कर्म में व्यवस्थित है, कर्म में व्यवस्थित है। एकक कोष्टिका में Cl नेगेटिव आयनों की संख्या की गणना करो। तो कैसे करेंगे भाई, NaCl एक क्रिस्टल है, NaCl एक क्रिस्टल है जिसमें Cl नेगेटिव किसमें उपस्थित है, FCC में उपस्थित है। तो FCC में उपस्थित है तो समझ जाओ कि Cl नेगेटिव FCC में उपस्थित है, तो उसका मतलब Cl नेगेटिव आयनों की संख्या कितनी होनी है भाई, 4 ही होनी होगी। देख लो भाई, अब की बार उसने क्या कह दिया, ये हमने एक कोष्टिका बना ली, यहाँ भी Cl नेगेटिव, यहाँ भी Cl नेगेटिव, यहाँ भी Cl कोनों पे भी होगा और कहाँ होगा, फलकों पे भी होगा। कहाँ होगा, फलकों पे भी होगा। कहाँ होगा, सारे फलकों पे भी होगा, 6 के 6 फलकों पे भी होगा। तो कहने का मतलब कितने Cl नेगेटिव हो गए, 4 Cl नेगेटिव, बस आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है एक घनीय संरचना वाला यौगिक, एक घनीय संरचना वाला यौगिक है कोई भी, जैसे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है जी, एक घनीय संरचना वाला यौगिक A तथा B तत्वों से बना है, तत्वों से बना है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं, केंद्र पर है। ठीक है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। देखो, तो हमें क्या कहा है भाई क्वेश्चन में, एक घनीय संरचना वाला यौगिक, कोई भी एक घनीय संरचना वाला यौगिक है, उसमें वो किससे बना है, A तथा B तत्वों से बना है। A परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है और B परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है। तो यौगिक का हमें क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो देखो उसने क्या कहा है भाई, यहां पे उसने बोला कि कोनों पे कौन उपस्थित है भाई, ए सारे कोनों पे उपस्थित है ए सारे पे हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। उसने कहा है फलक के केंद्र पर क्या उपस्थित है, बी और बी। ठीक है, तो अब हमें पता है केंद्र पर उपस्थित है ए, तो ए के टोटल कितने परमाणु होंगे, ए का कितना परमाणु होंगे, केवल एक। हमने पढ़ रखा है कि भाई कोनों पर उपस्थित 8 कणों का कितना होता है, केवल एक ही तो कण होता है, तो कितना हो गया, केवल एक ए हो गया। एक क्या हो गया, ए। जो फलक पर उपस्थित है उनके कितने होंगे भाई, फलक पे उपस्थित है कितना होगा उनका, कितने होते हैं, 3।
कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। नहीं, अभी पढ़ा है हमने कि कोणों पर उपस्थित जितने भी कण होंगे 8 कण होते हैं, 8 कणों का केवल एक ही कण कोष्टिका के अंदर होता है। तो यानी कि 8 ए कोणों पर रखे हुए हैं, तो यानी कि एक तो इसमें कोष्टिका में कितना हो गया, एक तो कितना हो गया, ए हो गया। और ये क्या रखे हैं, बी किस पे रखे हैं, फलक पे रखे हैं। तो फलक पे रखे हुए कितना हो गया, 3, क्योंकि इसका भी 6 है हमारे पास, 6 रखे हुए हैं बी फलक के केंद्र पर। और एक बी का एक फलक वाले का कितना होता है, आधा, तो इसका 6 का कितना हो गया, 3। तो हमें पता लग गया ए का तो एक परमाणु है इस कोष्टिका के अंदर और बी के कितने परमाणु हैं, 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB3। ठीक है, क्या बनेगा, AB3। तो सूत्र क्या बनेगा, AB3। तो यानी कि ये जो संरचना है ये इस वाले फॉर्मूले की क्या बना रखी है, संरचना बना रखी है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेविड संकुलित संरचनाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। आइए हम शुरू करते हैं 12वीं के चैप्टर फर्स्ट जो ठोस अवस्था है उसका तीसरा लेक्चर। तो अब तक हमने उसमें पढ़ लिया था कि एकक जो हमारी यूनिट सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल तंत्र, जिसे बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में किसने जानकारी दी, सन 1850 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्रेविस ने यह बताया कि क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। इन यूनिट सेलों को ब्रेविस यूनिट सेल तथा इनके द्वारा बने जालकों को ब्रेविस जालक कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक जो हमारे ब्रेविस थे उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनमें केवल 7 प्रकार की यूनिट सेल ही पाई जाती है। यानी कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टल तंत्र हैं उनमें 7 यूनिट सेल से अधिक नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो पहली वे यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, पहली है घनीय। घनीय यूनिट सेल की क्या पहचान है कि घनीय यूनिट सेल में जो कोर की लंबाई होगी, कोर की लंबाई यानी कि ABC और कोर के बीच का कोण अल्फा बीटा गामा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ABC और उन तीनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या है, घनीय एकक कोष्टिका की पहचान है। ठीक है, जैसे कि आपको चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CaF2, ZnS, हीरा हो गया, फिटकरी, Ag, Hg, EU आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिर दूसरी ए यूनिट सेल कौन सी है, जिसका नाम है चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। क्या नाम है, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। इसकी क्या पहचान है कि इसमें ए और बी भुजा तो क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन सी भुजा क्या होगी, इन दोनों से ए बी से क्या होगी, अलग होगी। जैसे कि तुम्हें चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ए और बी तो यहाँ पे बराबर हैं और सी क्या है, बड़ी है ए बी से। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा गामा जो इनके बीच का कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री ही होगा। इसके एग्जाम्पल है SnO2, TiO2, CaSO4, KH2PO4 आदि। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी यूनिट सेल है उसका नाम है समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, इसकी क्या पहचान है, इसमें ABC जो कोर की लंबाई है वो क्या होगा, भुजा यानी कोई भी आपस में क्या होगी, बराबर नहीं होगी। परंतु अल्फा बीटा गामा यानी कि इनके कोरों के बीच का कोण जैसे दिखाई दे रहा है चित्र में वो क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। जैसे एग्जाम्पल है BaSO4, KNO3, K2SO4, CuSO4, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, फिर है अगला है एकंताक्ष। एकंताक्ष को बोलते हैं मोनोक्लिनिक। इसकी क्या पहचान है, इसमें ABC कोई सी भी आपस में भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी। कोई सी भी भुजा क्या होगी, आपस में बराबर नहीं होगी। परंतु अल्फा और गामा कोण तो 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा जो कोण होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। क्या होगा, बीटा क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। एग्जाम्पल है CaSO4, Na2SO4 इंटू 10H2O और Na2B4O7 इंटू 10H2O ETC। इसके क्या है, ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद 5वीं कौन सी होती है, त्रिंताक्ष। कौन सी है, त्रिंताक्ष ट्राइक्लिनिक। इसकी क्या पहचान है, ABC कोई से भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। जैसे चित्र में दिख रहा होगा ABC, ये ABC दिख रहा, ये कोई सी भी बराबर नहीं है आपस में, ना ही कोई भी कोण क्या है आपस में बराबर है, ना अल्फा बीटा के बराबर है ना गामा के बराबर है, कोई सा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो इसके क्या एग्जाम्पल है, H3BO3, K2CR2O7 आदि। ठीक है, इसके बाद है हेक्सागोनल। क्या नाम है, षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय हेक्सागोनल में की क्या पहचान है, AB
बराबर होगा, लेकिन सी इनके बराबर नहीं होगी। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा ए और बी तो आपस में बराबर है, लेकिन सी क्या है, इन दोनों से अलग है। ये क्या है, काफ़ी लंबी है ए बी से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का होगा, ये दिखा रखा है अल्फा बीटा 90 डिग्री का है, लेकिन गामा क्या है 120 डिग्री का है। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, HGS, AG, SI, ZNO। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी 7वीं यानी कि लास्ट एकक कोष्टिका है, उसका नाम है त्रिशमंताक्ष या त्रिकोणीय। इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसकी क्या पहचान है, अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा, परंतु ए बी सी क्या होगे, इक्वल होगे। क्या होगे, ए बी सी क्या होगे, इसमें बराबर होगे। क्या होगे, ए बी सी बराबर। जैसे एग्जाम्पल CaCO3, क्वार्टज, NaNO3 को बोलते हैं डोलोमाइट, HGS को सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नोट में याद रखना है तुम्हें। नोट क्या है, 7 क्रिस्टल समूहों से, जो हमने अभी 7 यूनिट सेल्स पढ़ी है, उनसे संबंधित त्रिविम जालकों की संख्या बस 14 ही होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक होते हैं, जिन्हें ब्रावेज या ब्रेविस क्रिस्टल जालक कहते हैं। सभी क्रिस्टल तंत्रों में से घनीय सबसे सम्मित, जबकि त्रिंताक्ष सबसे अधिक असम्मित होती है। इसका मतलब क्या है, देखो जो घनीय है हमारी, इसकी सारी भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्री पाई जाएगी। यानी कि ऐसे हम इस तरीके से काट दें तो तब भी 2 भाग हमें इक्वल मिल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी त्रिंताक्ष है, इसमें क्या है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है और कोई भी कोण इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक है, यानी कि असम्मित है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें क्या होता है कि किस प्रकार से ये 14 क्रिस्टल जालक बनाते हैं, ये 3 प्रकार के बना देता है। जैसे कि एक SC बनाता है, एक BCC बनाता है, एक FCC, ये 3 प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना, ये 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक बना देता है। फिर इसके बाद जो अगला है, अगला कितने बनाता है, देखें मैं बताता हूँ अभी। अगला जो हमारा चतुष्कोणीय है, ये 2 प्रकार के बनाता है। 2 कितने बनाता है, 2, एक तो बनाता है SC और एक बनाता है BCC। तो कितने हो गए, 3, 2, 5। फिर इसके बाद ये जो हमारा चतुष्कोणीय सम चतुर्भुज या विषम लंबाक्ष से, ये 4 प्रकार के बनाता है। एक तो SC, एक BCC, एक FCC और एक बनाता है आधार केंद्रित। तो कितने हो गए, 4। ये 4 प्रकार की जालक बनाता है। ये देखो भाई दोबारा से, ये 3 प्रकार के जालक बनाता है। SC सरल, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित, ये 3 प्रकार के जालक बनाता है। ये केवल 2 प्रकार के जालक बनाता है, सरल और BCC यानी कि अंतः केंद्रित। ये 4 प्रकार के सरल भी बना देता है। इसके बाद यो अंतः केंद्रित भी बना देता है, फलक केंद्रित भी और आधार केंद्रित भी बना देता है। इनके बारे में मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कि SC क्या होता है, BCC क्या होता है, FCC क्या होता है और आधार केंद्रित क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है एकंताक्ष। एकंताक्ष कितने बनाता है, एकंताक्ष बनाता है केवल 2 प्रकार के। कितने बनाता है, 2 प्रकार के। एक तो बनाता है SC और एक बनाता है आधार केंद्रित। कौन सा बनाता है, आधार केंद्रित। ठीक है, ये जो अगला बचा त्रिंताक्ष, ये केवल 1 बनाता है, वो भी SC। ये हेक्सागोनल, ये भी केवल 1 बनाता है, SC। और जो हमारा लास्ट का बचा, लास्ट में कौन सा है, ये वाला, ये भी केवल कितना बनाता है, 1 ही बनाता है, वो भी कितना बनाता है, SC। तो टोटल कितने बने, 1 गिन लो, 1 2 3 2 5 और 4 9 और 2 11 11 और 3 14। तो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। इन 7 यूनिट को अगर हम एकक कोष्टिका को से हम जालक बनाना चाहे तो केवल 14 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक हम बना सकते हैं। ठीक है, कितने बना सकते हैं, 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो अब हम पढ़ते हैं निविड या संवत्र संकुलित संरचनाएं। यानी कि हम अब पढ़ेंगे कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से लगे होते हैं, ठोसों में अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अवयवी कणों की आकृति एक जैसी नहीं होती है, अतः इनकी आकृति के अनुसार इनकी संकुलन की प्रकृति भी विविध होती है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी अवयवी कण हैं उनकी आकृति क्या होगी, एक जैसी नहीं होगी। जैसे अणु, परमाणु, आयन, इन सब की आकृति क्या होती है, जरूरी नहीं है कि सभी अवयवी कणों की आकृति एक जैसी हो। तो जब अलग अलग आकृति के अवयवी कण संकुलन करेंगे तो अलग अलग संकुलन प्राप्त होगा।
तो हम क्या करते हैं, सुविधा अनुसार हम ये मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि ये कण समान आकार के ठोस गोले हैं। हमने क्या मान लिया कि ये अवयवी कण, जितने भी कण हैं वे एक ही आकार के क्या है, ठोस गोले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं निविड़ संकुलन की डेफिनेशन क्या होती है कि गोलों का वह संकुलन, यानी कि गोलों का वह संकुलन, यानी कि गोलों की वह पैकिंग जिसमें गोले अधिकतम स्थान घेर सके तथा क्रिस्टल अधिकतम घनत्व वाला प्राप्त हो सके। यानी कि गोलों का वह संकुलन जिसमें गोले अधिकतम स्थान घेर सके तथा क्रिस्टल अधिकतम घनत्व प्राप्त कर सके, क्या कहलाती है, निविड़ संकुलन कहलाता है। ठीक है, अब संकुलन जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1D में, 2D और 3D, यानी कि एक विमीय संकुलन पढ़ेंगे, द्विविमा में संकुलन पढ़ेंगे और त्रिविमा में संकुलन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। तो एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, क्लोज पैकिंग इन 1D, यानी कि 1 डायमेंशन में। तो क्या होता है, इस प्रकार संकुलन में, इस प्रकार के जो संकुलन में, इस प्रकार के संकुलन में, इस प्रकार के और कर देना, इस प्रकार के संकुलन में गोलों को एक सीधी रेखा में एक दूसरे के साथ स्पर्श करके रखा जाता है। इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 2 होती है। यानी कि इस व्यवस्था में क्या करते हैं भाई, 1D में क्या करते हैं, एक गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करके क्या रखा है, एक सीधी रेखा में रखा जाता है। जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा, रख के दिखा दिया। इसमें क्या होता है, प्रति एक गोले की उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, 2। जैसे मैंने ये वाले इस गोले की मुझे क्या निकालनी है, उपसय संयोजन संख्या निकालनी है। तो उपसय संयोजन संख्या मैंने तुम्हें दूसरे लेक्चर में बताई थी, क्या होती है कि इस गोले से डायरेक्ट जितने गोले क्या होंगे, जुड़े होंगे। जैसे इस गोले से एक गोला ये जुड़ रहा है, इस गोले से दूसरा गोला ये जुड़ रहा है, तो इस गोला, ये वाला गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है, 1 और 2। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समझ में ना। इसी प्रकार से इसकी भी, ये वाला भी इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है। बात समझ में आई ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विविमा में निविड़ संकुलन। किसमें पढ़ेंगे, द्विविमा में निविड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में एक सीधी पंक्ति, इस प्रकार के संकुलन में एक गोले की पंक्ति को दूसरे गोले की पंक्ति के ऊपर रखा जाता है और पंक्तियों को निम्नलिखित 2 प्रकार से रखा जाता है। कहने का मतलब है, इस प्रकार के संकुलन में हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना, इस प्रकार की पंक्ति एक और ले लेंगे और इसी के ऊपर रखते चले जाएंगे। तो वो रखने का क्रम क्या होगा, 2 प्रकार से रखेंगे। जैसे पहला प्रकार क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन। पहला क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों पंक्तियों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, छेदित तथा ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो। छेदित तथा ऊर्ध्वाधर रूप से क्या हो, संरेखित भी हो। इस प्रकार की व्यवस्था को AA प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। AA प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में प्रति एक गोला 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए यह व्यवस्था, इस व्यवस्था में उपसय संयोजन संख्या 4 होती है। यदि, इसमें फिर आगे क्या लिखा है, यदि सन्निकटतम 4 गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए यह संकुलन वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा, हमने क्या करा, एक पंक्ति ली और दूसरी पंक्ति ली और तीसरी, और इनके गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर रखते रहे। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति किस प्रकार रखी कि बिल्कुल ठीक एक गोले के ऊपर दूसरा गोला, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला। ठीक है, तो क्या हुआ, ये पहली पंक्ति इसे ए दिया, ये भी एक सी पंक्ति है, इसे भी बी ए दिया, ये भी एक जैसी पंक्ति है, इसे भी ए दिया। ठीक है, तो क्या बना, हमने इस 4 गोलों को ऐसे मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ। ये मिलाने पे क्या बना, एक वर्ग बना। तो हमने ये देखा कि एक गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी हुई, 4। तो यानी कि वर्ग निविड़ संकुलन में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसके बाद है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संकुलन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के खाली स्थानों में आ जाए। तृतीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों से संरेखित होते हैं। इस व्यवस्था को AB प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। इस संकुलन में प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के
संपर्क में रहता है, इसलिए इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो अब की बार हमने क्या रखा, ये पहली पंक्ति ले ली। अब की बार हमने जो दूसरी पंक्ति रखी है वो इस प्रकार से रखी है ताकि जो गैप था ये गैप क्या हो जाए, इससे भर जाए, इस प्रकार से रखी, ठीक है। फिर तीसरी पंक्ति भी ऐसे ही रखी ताकि ये गैप क्या हो जाए, भर जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ रखने का, ये दूसरा तरीका हुआ, और ये पहले जैसा ही है, सेम टू सेम क्या है, पहले जैसा, यानी कि इसका गोला बिल्कुल इसके ऊपर, इसका गोला यानी कि पहली और तीसरी पंक्ति के गोले क्या है, ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए से क्या बोला, ए बोला, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी ए व्यवस्था। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 गोलों को, और इन 6 गोलों को यदि मैं केंद्र को मिला दूं तो क्या बनता है, एक षष्ठ कोण मुझे, यानी कि हेक्सागोनल मुझे प्राप्त होता है। षष्ठ कोण क्या होता है, प्राप्त होता है, इसीलिए से क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद द्विविमा में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे त्रिविमा में निविड़ संकुलन। किसमें पढ़ेंगे, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो क्लोज पैकिंग इन 3D। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलों की वास्तविक ज्यामिति त्रिविमीय होती है। जो क्रिस्टलों की जो वास्तविक ज्यामिति होती है वो क्या होती है, त्रिविमीय ही होती है। अब त्रिविमीय संरचना कैसे प्राप्त करेंगे, त्रिविमीय संरचना द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखकर प्राप्त की जाती है। क्या करते हैं, द्विविमीय, यानी कि ऐसी ऐसी परतों को एक के ऊपर एक रखकर क्या कर दी जाती है, प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिख रखा है, पहला भाई, पहला क्या है, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी कि हम क्या करेंगे, वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है ऐसी ऐसी बहुत सारी परत ले लेंगे और इन्हें क्या करेंगे, इस परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, फिर इस तरीके से रखते हुए क्या करेंगे, एक हम क्रिस्टल जालक प्राप्त करेंगे। तो उसमें कैसे प्राप्त करेंगे, देखें तो क्या पढ़ा हमने, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कैसे करेंगे, वर्ग निविड़ परतों का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर, एक इसमें क्या करते हैं, एक वर्ग निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य परतों को इस प्रकार रखा जाता है कि सभी परतों के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। इस प्रकार की व्यवस्था को ए व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त जालक को, इस प्रकार जो प्राप्त जालक होगा भाई, इस प्रकार से जो प्राप्त जालक होगा उसे क्या बोलते हैं, सरल घनीय जालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरल घनीय जालक कहा जाता है। देखो मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ तुम्हें, इसकी कैसे बनेगा ये, जैसे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, एक के ऊपर एक हमने क्या रख रखी है, वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रख रखा है, ठीक है। तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, एक सरल घनीय जालक क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी कि इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने पे जो हमें इसमें यूनिट सेल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सरल घनीय ही मिलेगी, यानी कि सरल घनीय। तो उससे क्या बनेगा, एक सरल घनीय जालक मिलेगा। इसके बाद दूसरा क्या तरीका है, ये तो हमने वर्ग निविड़ संकुलित परतों से बना लिया। दूसरा क्या है, षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन करना। हमने क्या करा है, पहले तो हमने वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किया है, जिसमें हमने अभी पढ़ लिया क्या बनाया है, सरल घनीय जालक। अब हम क्या पढ़ेंगे, षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। उसमें हम क्या करेंगे भाई, पहला क्या है पॉइंट, दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। अब हम क्या करेंगे, दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखेंगे। किस प्रकार रखेंगे, देखो भाई, दूसरी परत के गोलों को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत की रिक्ति में समावेशित हो जाए। दूसरी परत के गोलों द्वारा सभी त्रिकोणीय रिक्ति नहीं ढकती है। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, ये इस प्रकार का क्या है, एक हमने क्या ले रखी है, षष्ठ कोणीय परत ले रखी है, यानी कि हेक्सागोनल एक परत ले रखी है। इसमें दो प्रकार की रिक्ति है, एक टी जिसे मैंने नाम दिया है टी, इसका मतलब है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्कोणीय रिक्ति है। ये ओ नाम दे रखा है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है, ठीक है। ये फिर टी ये मतलब ऐसे चलेगी, टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इस प्रकार की रिक्ति है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस परत के ऊपर एक दूसरी परत रख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि यदि हम इस परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो वो वाली परत केवल एक ही टाइम में एक ही रिक्ति को भरेगी, या तो टेट्राहेड्रल को भरेगी या क्या भरेगी, ऑक्टाहेड्रल को। तो हमने क्या भर के दिखा रखा है, पहली बार में टेट्राहेड्रल रिक्ति को भर के दिखा रखा है। देखो ये वाला जो डॉटेड गोला है ये टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है, यहाँ भी टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर आ रहा है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति ऐसी बची हुई है, यहाँ भी और यहाँ भी। केवल कौन कौन सी टेट्राहेड्रल रिक्ति ही हमने क्या करी है, भरी गई है दूसरी परत के द्वारा, ठीक है। क्या भरी गई है, दूसरी परत के द्वारा केवल कौन कौन सी रिक्ति भरी गई है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब मैं लिख देता हूँ इसे, चतुष्फलकीय है। कौन सी रिक्ति है, यह चतुष्फलकीय है।
चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, अष्टफलकीय रिक्ति। तो हमने क्या रख के दिखा दिया तुम्हें, एक षष्ठकोणीय परत के ऊपर दूसरी षष्ठकोणीय परत रख के क्या कर दी है, दिखा दी है। वो दूसरी जो परत रखी है केवल वो एक बार में एक ही रिक्ति भरेगी, या तो टेट्राहेड्रल भरेगी या क्या भरेगी, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति भरेगी। तो हमने क्या भर के दिखाया, केवल टेट्राहेड्रल ही भर के दिखाई है, ऑक्टाहेड्रल इसमें ऐसी की ऐसी ही बची हुई है, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक पहुंच गए थे कि भाई कि यहाँ तक पहुंच गए थे कि गोलों द्वारा सभी रिक्ति नहीं ढकती। जब दूसरी परत का गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इसे टी से व्यक्त करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया है, ये वाला क्या बोलते हैं, इसे टी से व्यक्त करते हैं। कौन सी चतुष्फलकीय रिक्ति है, जब इसके ऊपर एक गोला ऐसे रखा जाएगा तो ये कौन सी बन जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाएगी। तो क्योंकि 1 2 3 तीन गोलों के ऊपर कौन सा गोला रख दिया, एक गोला और रख दिया, तो ये क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल रिक्ति बनेगी। समझ में आई बात। तो इसके बाद जब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो रिक्ति है ये वाली, ये दिख रही है तुम्हें रिक्ति, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। क्या बोलते हैं इन्हें, त्रिकोणीय रिक्ति। जब दूसरी प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति पहली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आ जाएगी तो उससे जो रिक्ति बनेगी वो बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। देखो अब क्या था, ये त्रिकोणीय रिक्ति थी, ये तुम्हें दिख रही है त्रिकोणीय रिक्ति। इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर क्या आ गया, एक गोला आ गया। क्या आ गया, एक गोला। तो ये 4 गोले मिलाकर क्या बनाएंगे, एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, ये 4 गोले 1 2 3 और ये डॉटेड वाला 4 गोले क्या मिला के करेंगे, एक चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जब इस डॉटेड वाली प्लेट और इस डार्क वाली लाइन वाली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति, दोनों की त्रिकोणीय रिक्ति क्या हो जाएगी, आपस में ऊपर आ जाएगी, तो उससे क्या बनेगा, एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई 3 गोले तो पहले वाली प्लेट के हैं और एक गोला इस के ऊपर आ गया, तो इसके बीच में जो स्थान बनेगा इन 4 गोलों को मिलाकर वो कैसा होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। और उसकी आकृति कैसी होगी, इस प्रकार की आकृति होगी, ठीक है। इसमें ये लिख रखा है मैंने R/R। R तो है इन गोलों की, ये जो गोले हैं ना डॉटेड वाला और डार्क वाला, इनकी त्रिज्या, और आर छोटा आर क्या है, यहाँ पे छोटा आर है यहाँ पे कि जो रिक्ति बनेगी इसके अंदर अगर मैं एक छोटा सा परमाणु या कोई भी कण रख दूं तो उसकी त्रिज्या, यानी कि इस चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर उपस्थित गोले की त्रिज्या और ये जो भार है इन 4 गोलों ने जो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण किया है उसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.414। इसे इस तरीके से भी दिखा देते हैं, R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव। R पॉजिटिव का मतलब है चतुष्फलकीय रिक्ति को भरने वाले कण की त्रिज्या और R नेगेटिव है चतुष्फलकीय का निर्माण करने वाले कणों की संख्या, यानी कि गोलों की संख्या, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति भरने वाले गोले की त्रिज्या और चतुष्फलकीय का रिक्ति का निर्माण करने वाले गोलों की संख्या। तो चतुष्फलकीय का निर्माण कौन कर रही है, 4 गोले, और ये 4 गोले एक चतुष्फलकीय की रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं। उसके अंदर मैं एक कण रख दूं तो उसकी जो त्रिज्या होगी और इन 4 गोलों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना होता है, ये होता है, ठीक है। इसके बाद अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है भाई, अष्टफलकीय रिक्ति ऐसे बनती है, पहली प्लेट के 3 गोले और दूसरी प्लेट के 3 गोले इस प्रकार व्यवस्थित हो कि पहली प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति और दूसरी प्लेट की त्रिकोणीय रिक्ति क्या आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो उनके बीच में जो स्थान बचेगा उसे क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये R क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति को भरने वाले गोले की त्रिज्या, और ये बड़ा R क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या। तो ये 6 गोले क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी त्रिज्या तो R होगी, और ये छोटा R क्या है, इसके अंदर अष्टफलकीय जो स्थान बचा है इसके अंदर अगर मैं एक गोला रख दूं तो उसकी जो त्रिज्या होगी उन दोनों के अनुपात को क्या बोल देंगे, क्या उन दोनों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 0.225 क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, अनुपात होगा। या इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव, ठीक है, या इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ठीक। और ये अष्टफलकीय रिक्ति कैसी होगी, देखने में इस प्रकार की होगी, ठीक है। अब समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 2 प्लेट तो हमने रख दी है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये 2 प्लेट तो हमने रख दी। अब इन्हीं के ऊपर मुझे क्या रखनी है, एक तीसरी प्लेट इनके ऊपर क्या करनी है, तीसरी प्लेट रखनी है। तो तीसरी प्लेट इसके ऊपर देखो, एक प्लेट तो ये पहली वाली हुई डार्क वाली, दूसरी प्लेट हुई है डॉटेड वाली। अब इसी प्रकार से मुझे क्या रखनी है, तीसरी प्लेट इसके ऊपर रखनी है, इसी प्रकार की हेक्सागोनल यही वाली प्लेट क्या रखनी है, तीसरी प्लेट इसके ऊपर रखनी है। अब तीसरी प्लेट रखने के 2 तरीके हैं। पहला क्या तरीका है भाई, पहला तरीका है तीसरी प्लेट रखने का, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखना। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रख रहे हैं। पहला, इसके क्या है, 2 प्रकार हैं, 2 संभव प्रकार। यदि हम पहला क्या है, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं HCP। यदि हम क्या करें कि तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखें कि तीसरी परत के गोले प्रथम परत
के गोलों के ठीक ऊपर स्थित हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को AB व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो यानी कि भाई ये पहली प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, ये कौन सी होगी? ये देखो भाई, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट। हमने क्या करा, पहली प्लेट तो ये रही, इसके ऊपर दूसरी प्लेट रख दी, फिर क्या रखा? तीसरी प्लेट। तो तीसरी प्लेट को इस प्रकार रखा कि पहली और तीसरी प्लेट के गोले ठीक एक दूसरे के ऊपर, जैसे यहाँ पे दिखा रखे ना, पहली और तीसरी प्लेट के गोले क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसे बोलते हैं HCP। क्या बोलते हैं? HCP। ठीक है, इसकी ये दिखा रखा है इस तरीके से भी भाई कि ये पहली प्लेट, ये मान लो कि ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट। तो पहली और तीसरी प्लेट जस्ट क्या है? एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है रखने का? दूसरा तरीका हो सकता है ये रखने का। भाई क्या हो सकता है? ये जरा अभी बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है ये रखने का प्लेट का। देखो कैसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। दूसरा क्या है भाई? दूसरा तरीका है घनीय निविड़ संकुलन या फलक केंद्रित घन संकुलन। इसे बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या CCP या फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग यानी कि FCC। अब इसे कैसे रखेंगे कि तीसरी प्लेट को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्ति में समावेशित हो तो घनीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को ABC व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में पहली पंक्ति और चौथी परत समरूप, यानी कि पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति का जो गोले होते हैं वे ठीक एक दूसरे के ऊपर आते हैं। इस व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। देखो जैसे ये रख दिया भाई, क्या करा, पहली परत ये रही, दूसरी परत ये रही और तीसरी परत ये रही। तो कहने का मतलब क्या है? पहली परत और चौथी परत के जो गोले होंगे वे ठीक एक दूसरे के ऊपर होंगे, दूसरी और तीसरी परत के जो गोले होंगे वे अलग अलग होंगे। ठीक है, क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे ये आकृति दिखा रखी है। ठीक है, इसका कैसे, जैसे ये इसमें तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, समझ में आए ना। और उप सहसंयोजन संख्या 12 होने का क्या मतलब है? उप सहसंयोजन संख्या 12, देखो ये गोले कितनों को टच कर रहे हैं? ये वाला गोला मान लो, ये गोला कितनों को टच कर रहा है? 6 को। इसके ऊपर ये 3 रख दिए, 3 ये टच कर दिए, 6 और 3 9, और 3 गोले इसके नीचे लगेंगे। तो कितने होंगे टोटल? कितने होंगे? 12 गोले। तो एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 12 गोलों को। इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इसी प्रकार इसकी भी उप सहसंयोजन संख्या जो हमने HCP देखी है, HCP में भी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 ही होती है। देखो HCP में भी क्या होती है? उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 ही होती है। यहाँ भी एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 12 गोलों को। देखो एक गोला 6 को तो ये कर रहा, 3 को ऊपर रख दो इसके, ये 3 गोले इसके ऊपर रख दो तो 3 ही हो गए, 3 गोले इसके नीचे हो गए तो कितने होंगे? टोटल 12 गोलों को क्या करता है? ये भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो अब तक हमने अपना जो पहला चैप्टर शुरू किया हुआ है 12वीं क्लास का ठोस अवस्था, तो उसमें अब तक हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? आज चौथा लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमने कल जो तीसरे लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो मैं एक बार फिर से उसे बताने जा रहा हूँ। वो मैंने ऐसे ही कॉपी पे पढ़ा दिया था, तो लेकिन अब मैं बोर्ड पे ऐसे बताता हूँ तुम्हें क्या था हमने कल पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? निविड़ या संवृत्त संकुलित संरचनाएं। निविड़ या संवृत्त संकुलित संरचनाएं का मतलब क्या है कि गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान, यानी कि गोलों को हम इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तो स्थान घेर सके और अधिक से अधिक घनत्व वाला हमें क्या प्राप्त हो? क्रिस्टल प्राप्त हो सके। तो वही क्या कहलाता है? निविड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे निविड़ संकुलित संरचनाएं 3 में पढ़ेंगे। तो 1D में पढ़ेंगे हम, एक विमीय में निविड़ संकुलन करेंगे, द्विविमा में निविड़ संकुलन करेंगे और त्रिविमा में क्या पढ़ेंगे? निविड़ संकुलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? एक विमा में निविड़ संकुलन। तो एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है? यदि मैं अवयवी कणों को यहाँ पर, एक बात और सुन लो, अवयवी कणों को यहाँ पर एक गोलों के रूप में क्या कर रखा है? दर्शाया गया है। ठीक है, और गोले भी कैसे लिए गए हैं? समान आकार के। यहाँ पे अवयवी कणों को एक ही आकार के कण माने गए हैं जिन्हें गोलों के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक विमीय में क्या होता है? हम एक विमीय में एक गोले को दूसरे गोले के साथ स्पर्श करके एक सीधी रेखा में
रख देते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाया, अरेंजमेंट एक ही विमीय में संकुलन कहलाया। इस प्रकार के संकुलन में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या होती है, वो कितनी होती है, 2, क्योंकि ये वाला गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है, 2 गोलों को, कितनों कर रहा है, 2। तो इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2, ठीक है। इसी प्रकार ये गोला भी इस गोले को स्पर्श कर रहा है, इस गोले को स्पर्श कर रहा है, तो इन सब की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, 2 होगी। समझ में आई बात। इसके बाद द्विविमीय में निविड़ संकुलन। द्विविमीय में निविड़ संकुलन क्या होता है, 2 प्रकार से निविड़ संकुलन करेंगे। एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन, एक है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। क्या है, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन, एक है षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है, यदि मैं ऐसी ही पंक्ति को, जैसे मैंने ये पंक्ति ले ली, ऐसी पंक्ति को इस प्रकार से रखूं, ऐसी बहुत सारी पंक्ति को इस प्रकार से रखो कि एक गोला जस्ट दूसरे गोले के ऊपर आए, एक गोला जस्ट दूसरे गोले के क्या है, ऊपर आए। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, वर्ग निविड़ संकुलित संरचना। इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि यदि मैं पास पास स्थित 4 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, यदि मैं पास पास स्थित 4 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, तो मुझे एक क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। तो मुझे एक क्या प्राप्त होगा, वर्ग प्राप्त होगा। जैसे कि ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक वर्ग प्राप्त हुआ। और इसमें एक गोला ये वाला गोला कितनों को स्पर्श कर रहा है, ये वाला गोला 1 2 3 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इसीलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी भाई, इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। इसके बाद षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में अब की बार हमने इन पंक्तियों को इस प्रकार से रखा ताकि ये वाला इसका जो गैप है, ये वाला इनका गैप क्या हो जाए, थोड़ा भर जाए, ठीक है। इस प्रकार से रखते चले गए, इस प्रकार से, जिससे कि इनका गैप भर जाए। जैसे मैंने ये दिखा रखा है तुम्हें, गैप भर के। तो इस प्रकार को का जो निविड़ संकुलन होगा उसे क्या बोलते हैं, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। इसमें षष्ठकोणीय क्यों बोलते हैं, यदि मैं पास पास स्थित 6 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, 6 गोलों के केंद्रों को मिला दूं, तो मुझे एक षष्ठकोण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, षष्ठकोण। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। ये अधिक प्रभावशाली होता है, ये कम प्रभावशाली होता है। यानी कि ये अच्छा संकुलन है, ये अच्छा संकुलन नहीं है। उसका कारण क्या है कि इसमें जो इनके गोलों के बीच जो गैप है वो बहुत अधिक गैप है, इनके बीच में जो गोलों के गैप है वो बहुत ही कम गैप है। इसमें क्या है, बहुत ही कम गैप है, ठीक है। तो हमें क्या करना, हमें तो गोलों को इस प्रकार से अरेंज करना है कि अधिक से अधिक स्थान घेर सके और अधिक से अधिक घनत्व वाला क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त हो। कहने का मतलब है गोलों को इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो खाली स्थान है वो कम से कम बच जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये द्विविमीय में हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। तो त्रिविमा में निविड़ संकुलन हम कैसे करेंगे, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, इस प्रकार की जो परतें बनाए ना, इस प्रकार की परतों से भी हम त्रिविमा बना सकते हैं और इस प्रकार की परतों से भी हम क्या बना सकते हैं, त्रिविमीय संकुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले में वर्ग निविड़ संकुलित परतों से, पहले हम क्या कर रहे हैं, वर्ग निविड़ संकुलित परतों से क्या बना रहे हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय का मतलब है एक ये मेरे पास परत है, इसी के ऊपर एक परत ऐसे रख दी, फिर रख दी, फिर रख दी, फिर रख दी, यानी कि इसी के ऊपर ऐसी बहुत सारी परत लो और एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाए। लेकिन वे परत रखनी किस प्रकार है कि इस प्रकार रखनी है कि दूसरी परत का गोला पहली परत के जस्ट ऊपर आए, इसी प्रकार से अगली जो परत रखेंगे उसका गोला भी इसके ऊपर आए, यानी कि हर एक गोला क्या आता रहे, ऊपर ही आता रहे। इस प्रकार से प्लेट रखनी है कि इस प्लेट का गोला और जो रख रहे हैं उसकी प्लेट के गोले क्या है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर आए। तो इस प्रकार से जो हमारा क्रिस्टल जालक बनेगा उसे बोलते हैं घनीय, सरल घनीय, सरल घनीय जालक। इस प्रकार से यदि हम वर्ग निविड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि एक प्लेट के सारे गोले दूसरी प्लेट के जस्ट क्या हो, नीचे हो, या दूसरी प्लेट के गोले जस्ट पहली प्लेट के क्या हो, नीचे हो, इस प्रकार से रखते चले जाए तो हमें क्या मिलता है, सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हमने जो ये सरल घनीय जालक की जो स्ट्रक्चर है वो अपने तीसरे लेक्चर में तुम्हें दिखा दी थी, वो इस पे पेज से पढ़ाया था मैंने, इस प्रकार के पेज से तुम्हें दिख भी रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे तुम, ये वाली है स्ट्रक्चर। तो ये इस प्रकार से हमें सरल घनीय जालक प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परतों से। अब इस प्रकार की परतों का यूज करेंगे और यूज करके क्या बनाओगे, त्रिविमीय जालक क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। यानी कि षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित परतों से क्या बनाना है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन हमें क्या करना है, बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऐसी बहुत सारी प्लेट लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना शुरू करेंगे। अब रखने का क्या तरीका है, अब इसमें दो प्रकार की रिक्तियां तुम्हें दिखाई गई हैं, एक ये वाली रिक्ति, एक ये वाली रिक्ति। इन रिक्ति को तो हमने बोल रखा है चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति। और ये जो ओ से दिखा रखा है ये है अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। अब ये दो प्रकार की रिक्ति है। जैसे ही मैं ऐसी ही प्लेट इसके ऊपर रखूंगा, जैसे ये प्लेट लेनी मैंने और ऐसी ही प्लेट एक और मैं इसके ऊपर रखने वाला हूं, तो वो जो प्लेट के गोले होंगे वो इस प्रकार रखेंगे कि इनकी रिक्तियां जो है ये भर जाए, या तो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति भर जाए या अष्टफलकीय रिक्ति भर जाए। लेकिन जब मैं इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखूंगा तो वो एक बार में एक ही प्रकार की रिक्ति भरेगी, वो एक बार में सारी रिक्ति नहीं भर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि अष्टफलकीय रिक्ति भी उसने भर दी, चतुष्फलकीय रिक्ति भी उसने भर दी। तो एक बार में क्या भरेगी, एक ही प्रकार की रिक्ति भरेगी। जैसे मैं एक इस तरीके से मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख रहा हूँ, इसी प्रकार की क्या रख रहा हूँ, प्लेट रख रहा हूँ। जैसे मैं रख के दिखा दिया तुम्हें, इसी प्रकार की प्लेट रख के इस तरीके से दिखा दी। ये थोड़ा साफ नहीं चमकने का, तो इस प्रकार की मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक प्लेट रख के दिखा दी है। जैसे तुम्हें मैंने तीसरे लेक्चर में दिखा रखा है, उसमें बना हुआ, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये बना रखा है, ये दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार की हमने क्या रखा, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख के दिखा रखी है, ठीक है। इसके बाद हमने रखने के बाद क्या हुआ, अब क्या हो रहा है इसमें इस प्रकार से बना कि 3 गोले तो पहली प्लेट के और चौथा गोला क्या रखा गया उसके ऊपर दूसरी प्लेट का। तो ये जो 4 गोले हैं ये क्या बनाते हैं, आपस में मिलके चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 3 गोले पहली प्लेट के और 1 गोला दूसरी प्लेट का जब इसके ऊपर रखा जाता है तो क्या करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। जब हमने ये क्या करा, दूसरी प्लेट इसके ऊपर रखी, तो हमने एक बात ये देखी कि पहली प्लेट के तो 3 गोले और दूसरी प्लेट के 3 गोले इस तरीके से आए। इस तरीके से आने का मतलब क्या है, पहली प्लेट की जो रिक्ति थी और दूसरी प्लेट की जो रिक्ति थी वे क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या आ गए, ऊपर आ गई। तो उससे जो बना, उससे जो रिक्ति का निर्माण हुआ, इस वाली रिक्ति को क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। इसके बाद ये अष्टफलकीय होगी और चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में आपको पता लग गया। तो अब हमने क्या रख दी, दूसरी प्लेट तो रख दी। अब हमें क्या रखना है, इसके ऊपर तीसरी प्लेट रखनी है। अब तीसरी प्लेट क्या रखनी है, तीसरी प्लेट, दूसरी प्लेट तो रख के दिखा दी। अब हमें क्या रखनी है, इसके ऊपर तीसरी प्लेट रखनी है। अब तीसरी प्लेट रखने के 2 तरीके हैं। तीसरी प्लेट रखने के कौन से तरीके हैं, 2 तरीके हैं। या तो हम तीसरी प्लेट को इस प्रकार रखें, ये तो पहली प्लेट इसे ए नाम दे दिया, ये दूसरी प्लेट इसे बी नाम दे दिया। अब तीसरी प्लेट रखनी है जिसे मैं क्या दे रहा हूँ, सी नाम। अब सी प्लेट को हम इस प्रकार रख सकते हैं कि वो सी प्लेट इस प्रकार रखी जाए कि सी प्लेट का प्रत्येक गोला ए प्लेट के ऊपर आ जाए। सी प्लेट का प्रत्येक गोला ए प्लेट के ऊपर आ जाए। तो वो क्या होगा, जैसी ए ये है ऐसी ए ये होगी, क्योंकि दोनों का अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होगा उसे बोलते हैं HCP। कहने का मतलब है, यदि मैं तीसरी प्लेट इस प्रकार रखूं कि तीसरी प्लेट का प्रत्येक गोला पहली प्लेट के ऊपर आ जाए, तो उस प्रकार से जो बना संकुलन होगा उसे बोलते हैं HCP। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये मेरे पास ए प्लेट थी, मैंने फिर रखी बी प्लेट और फिर मैंने रखी सी प्लेट। तो ए प्लेट का प्रत्येक गोला क्या आएगा, सी प्लेट के ऊपर आएगा। अगर मैं इन सब गोलों को इस तरीके से मिला के तुम्हें दिखा दूं तो क्या आएगा, प्रत्येक गोला क्या आएगा, हर गोले के ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होगा उसे क्या बोल देंगे, HCP संकुलन। HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन, ठीक है। इसके बाद इसकी में एक और बात है, उपसय संयोजन संख्या। इस प्रकार के संकुलन में जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो होती है 12। 12 किस तरीके से होती है भाई, देखो ये एक गोला है, इस गोले को कितने गोले टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 3 गोले जस्ट इस गोले के ऊपर रखे जाएंगे, ये 3 गोले क्या आएंगे, इसके ऊपर रखे जाएंगे। तो 3 ने टच कर दिया, कितने होंगे, 9।
और 3 गोले क्या हो गए भाई, नीचे भी तो हो गए, 3 गोले क्या हो गए, नीचे हो गए। तो ये 3 गोले नीचे से इस वाले गोले को टच करेंगे तो टोटल कितने गोले हो गए, 12 गोले हो गए। कितने गोले हो गए, 12 गोले। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है CCP। CCP का मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है इसका मतलब, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब है अब की बार हमने क्या करा, अब की बार हमने ए प्लेट रखी थी, बी प्लेट रखी थी, ए और बी प्लेट तो रख ली, अब की बार हम सी प्लेट रख रहे हैं। कौन सी रख रहे हैं, सी प्लेट। और सी प्लेट को इस प्रकार रख रहे हैं क्योंकि हमने क्या बताया था, जो बी प्लेट है, बी प्लेट का प्रत्येक गोला केवल चतुष्फलकीय रिक्ति को भर रहा था। अब की बार हमने सी प्लेट इस प्रकार से रखी कि इसका प्रत्येक गोला किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को। किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को। अष्टफलकीय रिक्ति को किसको भरे, अष्टफलकीय रिक्ति को। यदि हम तीसरी प्लेट इस प्रकार रखते हैं दूसरी प्लेट के ऊपर कि केवल वो प्लेट के प्रत्येक यानी कि तीसरी प्लेट का प्रत्येक गोला केवल अष्टफलकीय रिक्तियों को ही भरे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, संकुलन। कौन सा संकुलन प्राप्त होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है भाई, घनीय निविड़ संकुलन। घनीय निविड़ संकुलन ये क्या प्राप्त होगा हमें, घनीय निविड़ संकुलन। जैसे तुम्हें दिखा रखी है, ए प्रकार की प्लेट है, बी प्रकार की अलग टाइप की प्लेट है और सी अलग टाइप की प्लेट है। कहने का मतलब ए तो ये होगी, इसमें क्या है, बी प्लेट कैसी है, 2 गोले ऊपर 1 गोला नीचे। सी प्लेट कैसी है, 2 गोले नीचे 1 गोला ऊपर। तो तीनों प्लेट क्या है, अलग अलग है। और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी सी, फिर इसके बाद ए, यानी कि जो चौथी प्लेट रखी जाएगी वो सेम किसके जैसी होगी, पहली प्लेट के जैसी होगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ए बी सी व्यवस्था। इसमें क्या होता है, ए के बाद बी आई, बी के बाद क्या आया, ए सी। क्या आया, जो सी तीसरी प्लेट थी वो कैसी थी, ए के जैसी थी, यानी कि ए बी ए। यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, ये बी सी व्यवस्था। अब इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एचसीपी में 12 होता है। अब इसमें बताना है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अब इसके बाद कौन सी प्लेट आएगी, ये वाली प्लेट, ये, फिर इसके बाद कौन सी आएगी, ये वाली प्लेट, ये ऐसे चलता रहेगा। तो कितने, इस गोले से कितने गोले टच है, 1 2 3 4 5 6 गोले टच। ये 3 गोले नीचे से टच करेंगे, इस वाले गोले को नीचे से टच करेंगे, ये 3 गोले ऊपर से टच करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 6 12। तो इसकी भी जो उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 12 ही होती है। समझ में आई बात। तो ये जो मैंने कल पढ़ाया था, जो मैंने तीसरा लेक्चर डाला था, ये उसमें था। ठीक है, ये मैंने दोबारा से रिवाइज कर दिया है। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। अब हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जो भी मैंने बताया था, संकुलन क्षमता। ठीक है, क्या है, संकुलन क्षमता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि क्रिस्टलीय जालक में कुल उपलब्ध स्थान का, क्रिस्टलीय कोई भी क्रिस्टलीय जालक होगा उसमें उपलब्ध कुल स्थान का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास स्थान है उसमें क्या भरे दिए हमने, अवयवी कण को लगा दिए, तो उस स्थान का अवयवी कण कितना प्रतिशत स्थान घेर रहे हैं वही क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो हमें संकुलन क्षमता जो निकालनी है वो किस में निकालनी है, CCP या FCC। एक बात और सुन लो, CCP और FCC एक ही बात होती है, इन दोनों का जो अरेंजमेंट होता है वो सब कुछ एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो CCP कहे चाहे FCC कहे वो एक ही बात है। CCP या FCC एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो एक बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि CCP में हमने पढ़ा था कि CCP एकक कोशिका किस प्रकार की एकक कोशिका होती है, इस प्रकार की। उसमें क्या होता है, अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। और किन पे होते हैं भाई, फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। किन पे होते हैं, 6 के 6 फलकों के केंद्र में भी होते हैं। तो ये तो दिखाने का तरीका था, समझाने का तरीका था। लेकिन ये अवयवी कण जो मैंने इतनी दूर दूर दिखाए हैं वे इतनी दूर दूर नहीं होते हैं। वे किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि यो अवयवी कण और ये फलक का अवयवी कण और ये वाला कण, ये आपस में क्या होते हैं, टच होते हैं। जैसे मैंने ये इसमें दिखा रखा है, ये इस कॉर्नर पे रखा है ये अवयवी कण, ये इस कॉर्नर पे रखा है और ये फलक में। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। ये तो समझाने का तरीका था कि भाई फलक पे हमने इस तरीके से कड़ियाँ दिखा दी है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं FCC में टोटल कितने एटम होते हैं। FCC में टोटल कितने एटम होते हैं, 4। हमने पढ़ रखा है पहले ही, क्या पढ़ रखा है, 4 एटम। ठीक है, और संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है निकालने का
प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया स्थान, वो घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुना 100। ये क्या होता है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यही यहाँ काम करने वाले हैं। हमने मान लिया कि ये जो एकक कोष्ठिका है इसकी कोर की लंबाई कितनी मान ली, a मान ली, यानी कि जितनी भी ये कोर है इन सब की लंबाई कितनी है, a है। समझ में आया ना, कितनी मान ली, a। तो हम क्या काम करेंगे, हम ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो ये त्रिभुज में क्या लगाएंगे, त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या कर लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण कितना है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो देखो AC क्या होगी, देखो AC दिखा रखी है, इसकी ये त्रिज्या R और ये तो गोला पूरा का पूरा इस लाइन पे है, तो इसकी कितनी होगी 2R और इसकी कितनी होगी R। तो कितने R हो गए, 1R 2R और 3, एक कितना 1 2 3 और 1 4। तो टोटल कितने R हो गए, यहाँ से यहाँ तक के 4R। तो कितना हो गया, AC का मान कितना हो गया, 4R का होल स्क्वायर। और AB कितना है, AB कितना है, A ये कोर है, तो कितना A स्क्वायर प्लस BC कितना है, A स्क्वायर, तो कितना आ गया 2A स्क्वायर बराबर 16R स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इससे कितना वर्ग कट गया 8 वर्ग, तो 8R स्क्वायर बराबर कितना आ गया, A स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता लग गया R स्क्वायर बराबर या A स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8R स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 8, या इसे लिख दो कि कितना आ गया √R स्क्वायर। एक यहाँ से एक क्या निकल गया, A का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आई बात, A का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब आगे का क्या काम है देखें। अब हमें फॉर्मूला पता है संकुलन क्षमता का, क्या संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पता है, संकुलन क्षमता में क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस एकक कोष्ठिका में जितने भी अवयवी कण होंगे, हमें क्या पता है, प्रत्येक गोले, अवयवी कण का मतलब गोले से ही है कि इस एकक कोष्ठिका में जितने भी गोले होंगे उन सब का आयतन को भाग दे देना है, किससे, एकक कोष्ठिका के आयतन से क्या कर देना है, भाग दे देना है, और गुना क्या कर देना है, 100 कर देना है। 100 करने में क्या निकल जाएगी, संकुलन क्षमता। तो हमें पता है कि इस एकक कोष्ठिका में कितने अवयवी कण होते हैं, 4, ये हमने पढ़ लिया भाई। FCC है, FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। और ये क्या मान रखे हैं हमने, गोले तो मान रखे हैं, और गोलों का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R स्क्वायर R3। समझ में आए ना। तो एक गोले का आयतन कितना होता है, इतना, और इसमें कितने गोले पाए जाते हैं, 4, और बटा किससे भाग देनी है, एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है, 1/3। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, 4 गुना 4/3 गुना पाई R⁻3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसका मान रख देंगे, A का मान रख देंगे। A का मान और थोड़ा अच्छा करके लिख लो, कितना हो जाएगा भाई, √8R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख दिया, A का मान रख दिया। A का मान क्या रख दिया यहाँ पे, √8 और R का क्या कर दिया, Q। यहाँ से क्या रख दिया, A का मान यहाँ पे रख दिया, और गुना क्या करा, 100। यहाँ भी गुना क्या करा, 100। ठीक है, इसके बाद क्या करा, इन सब की क्या कर दी, 4 गुना 4/3 पाई R³ बटा 8R³। 8 का क्या रहा यहाँ पे, क्यूब अलग रहा, और गुना 100। तो R³ से R³ कट गया। जैसे ही इसे हम हल करेंगे आगे, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 74%, यानी कि 74 क्या आ जाएगा परसेंट, इसकी क्या निकल जाएगी, संकुलन क्षमता। से हल कर लेना आप, तो यही आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूँ भाई, ये है हमारी CCP या FCC की बात एक ही है। हमने पढ़ रखा है कि इसके फलक पे भी होते हैं और कॉर्नर पे भी होते हैं। ठीक है, तो जो रियल स्ट्रक्चर होती है उसमें ये गोले कॉर्नर वाले और फलक वाले आपस में क्या करते हैं, टच कर लेते हैं। ठीक है, टच करते हैं। तो संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है, प्रति गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³। कितना होता है, पाई R³। और इन गोले की त्रिज्या हमने क्या मान रखी है, R मान रखी है पहले से ही। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इस ये त्रिभुज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुज, ये कोर है इसकी, और ये कोर की लंबाई कितनी मान रखी है, A। कितनी मान रखी है, A। ये भी कोर की लंबाई, ये भी सब सेम होगी। इस कोर की लंबाई भी कितनी मान रखी है, A। ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, कर्ण। इस त्रिभुज में क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। इन सब में क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर, और किसका होल स्क्वायर भाई,
लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब लगाने से हमने क्या संबंध निकाल लिया, ए और आर यानी कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या निकाल लिया, एक संबंध निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, इस सबसे क्या निकाल लिया, कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया। इसके बाद संकुलन क्षमता का क्या फॉर्मूला था कि प्रति एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। इसमें कितने गोले हो गए भाई, 4 ही तो गोले हो गए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सब में कि इसमें एफसीसी में कितने अवयवी कण या गोले उपस्थित होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 गोलों का आयतन 4 गुना 1 गोले का आयतन कितना हो गया, 4 गुना 1 गोले का आयतन। तो 4 गोलों का आयतन तो ये हो गया, और बटा किससे भाग देनी है, एकक कोष्टिका का आयतन से। किससे भाग देनी है, एकक कोष्टिका के आयतन से। और एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। ए क्यूब इसलिए होता है क्योंकि कोरों की लंबाइयां क्या है, सब समान है। ठीक है, तो ए क्यूब रख दिया। यहां से हमने ए का मान कहां रख दिया, इसमें ए की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया। इसे क्या करा, ए आर की पावर 3 अलग कर लिया और 8√8 की पावर 3 अलग कर लिया। आर की पावर 3 से आर की पावर 3 कट गया, और इसे जैसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74% इसका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, एफसीसी या सीसीपी में कितनी संकुलन क्षमता होती है, 74। यानी कि कहने का मतलब है एकक कोष्टिका में जो हमारे 4 अवयवी कण हैं, इस एकक कोष्टिका में जो 4 अवयवी कण हैं वो केवल इस कोष्टिका का 74% ही घेरते हैं। 74% क्या करते हैं, घेरते हैं। और कितना स्थान खाली रह जाता है भाई, 100 में से अगर हम घटा दें तो कितना, 6 और 2, 26% स्थान क्या होता है, खाली रह जाता है। ठीक है, तो 4 अवयवी कण जो इसमें पाए जाते हैं वे केवल इसका 100% का कितना घेरते हैं, 74% ही इसे भर पाते हैं, और 26% क्या रहता है, रिक्त रह जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपना बीसीसी में। किसमें पढ़ेंगे, बीसीसी में। बीसीसी में तो बीसीसी के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। बीसीसी इस प्रकार की एकक कोष्टिका होती है जिसमें कोनों पर अवयवी कण होते हैं और एक केंद्र में अवयवी कण होते हैं। ये तो हमने इस प्रकार से पढ़ी थी एकक कोष्टिका भाई, इस प्रकार से कि यहाँ पे एक अवयवी कण कोनों पर हो गया ये, और एक क्या रख दिया था सेंटर में। तो ये तो समझाने के तरीके से बताया था, लेकिन रियल में क्या होता है, ये वाला गोला क्या करता है, इन सभी गोलों को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, जैसे हमने 3 गोले दिखा दिए, एक कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये क्या है, सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वही इसकी त्रिज्या कितनी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, 2r। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, और कोर की लंबाई, इस एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई हमने क्या मान ली, a। तो ये भी a होगी, ये भी a होगी, और ये क्या है, कर्ण है। तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है, कर्ण। इसे क्या मान लिया हमने, b मान लिया। ठीक है, इसे क्या मान लिया, b। तो हमने इसे दे दिया a b C और क्या कर दिया, D। ठीक है, तो हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, पहले किस में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में। किस में देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में। कौन से में, A B C में, त्रिभुज A B C में। तो हमें पता है ये कर्ण है, कर्ण का होल स्क्वायर यानी कि AB का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर और प्लस CA का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मान रखा है B स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, ये कितना है भाई, A प्लस ये कितना है, a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2a स्क्वायर। ये इसलिए निकल रहा है क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। ये तुम्हें दिख रहा होगा त्रिज्या, ये त्रिज्या, इन गोलों की त्रिज्या और इसके बीच में, कोर के बीच में मुझे संबंध निकालना है। तो कोर के बीच में संबंध निकालने के लिए मुझे ये लाइन जरूर चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने क्या करा, पहले इसी को निकाल दिया। क्या करा, पहले इसी को निकाल दिया इस त्रिभुज की सहायता से। अब मुझे ये निकल गया B, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं त्रिभुज लगा दूंगा ADB में। क्या लगा दूंगा, त्रिभुज ADB में। तो ADB में क्या होगा, ये तो कर्ण ही है। कर्ण क्या है, ये तो निकाल लिया मैंने। अब इसमें लगा दो, किसमें, इस वाले में, ADB में। ADB में लगा दो, सूत्र क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। कितना लगा देंगे भाई, क्या लगा देंगे, AD का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर जमा DB का होल स्क्वायर प्लस DB का और जमा किसका, AB का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करा भाई, हमने सबसे पहले क्या करा, हमें इस त्रिज्या, ये जो लाइन थी, इस लाइन में क्या निकालना था, ये लाइन त्रिज्या होगी, ये वाली लाइन, और इस लाइन में क्या निकालना था, कोर में क्या निकालना था, संबंध निकालना था। ये क्या है, कोर की लंबाई है a, यहाँ से यहाँ तक की क्या लंबाई है a। इसमें और इसमें संबंध निकालना था, तो मुझे ये लाइन चाहिए होगी। तो मैंने क्या करा, पहले इस लाइन को निकाल लिया इस त्रिभुज की सहायता से। इस त्रिभुज की सहायता से क्या करा, ये a था, ये भी कोर की लंबाई है, ये भी कोर की लंबाई है a। ये मैंने क्या मान लिया, कर्ण है, इन फलक के कोनों को मिला दिया। तो इसमें AAB, इनमें सब में पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल दिया, b का मान निकाल दिया। अब मुझे b का मान निकल गया तो मैं क्या लगा दूंगा, इस वाले त्रिभुज में लगा दूंगा। ये वाला त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा। तो इस त्रिभुज से मैंने क्या करा,
इसका होल स्क्वायर, ये कर्ण है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर जमा इसका होल स्क्वायर जमा इसका होल स्क्वायर, ये कर दिया। तो ये कितना है 4r का होल स्क्वायर प्लस dv कितना है dv a स्क्वायर, और प्लस ये कितना है ab कितना था b स्क्वायर। तो अब ये कितना आ गया भाई 4 चौक 16 r स्क्वायर a स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर कितना था 2a, b स्क्वायर का मान रख दें यहाँ पे, कितना आ गया 2a, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर और 16r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल गया a स्क्वायर बराबर आ गया 16r स्क्वायर बटा 3, कितना आ गया 16r स्क्वायर बटा 3, और a का मान यहाँ से निकाल लूँगा कितना आ जाएगा 4r बटा √3। तो ये क्या निकल गया a और r में क्या निकल गया संबंध निकल गया। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये कई बार पूछ ले जाता है कि BCC एकक कोष्ठिका की कोण की लंबाई और गोले की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो a बराबर होता है 4r बटा √3। अब हमें पता है संकुलन क्षमता निकालनी है हमें, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, ये वाला फॉर्मूला है प्रति गोले द्वारा घेरा गया स्थान। तो ये बताइए कि जो हमारी BCC एकक कोष्ठिका थी उसमें कितने अवयवी कण थे। तो हमें पता है कि भाई 8 तो कोनों पर रखे होते हैं और एक सेंटर में होता है। जो कोनों पर रखे हुए अवयवी कण है उनका केवल एक अवयवी कण काउंट होता है, और जो केंद्र में होता है उसका भी कितना होता है 1। तो टोटल इसमें BCC में कितने अवयवी कण होते हैं 2 अवयवी कण क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं 2 अवयवी कण। तो हमें पता है अवयवी कणों को हमने क्या ले रखा है गोले। तो हमारे पास है 2 अवयवी कण और 1 अवयवी कण, यानी कि एक गोले का आयतन, अवयवी कण कहो चाहे गोला कहो, का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r स्क्वायर और बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो क्या करना है 2 गुना 4/3 पाई r क्यूब और गुना 100 भी है भाई r क्यूब बटा a क्यूब का a का मान यहाँ से रख दो, कितना आ जाएगा 4r बटा √3 का क्या हो जाएगा होल क्यूब गुना 100। तो यहाँ से मैं क्या करूँ 2 गुना 4/3 गुना पाई r की पावर 3, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे हल करके 64 बटा √3 का होल क्यूब और r क्यूब और गुना 100। तो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कट गया। तो जैसे ही मैं इसे हल करूँगा आगे आराम से हल कर लेना आप, तो कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। कहने का मतलब है BCC में जो 2 अवयवी कण पाए जाते हैं, टोटल 2 अवयवी कण पाए जाते हैं, वो इस एकक कोष्ठिका का केवल कितना घेरते हैं 68% स्थान ही घेरते हैं। बाकी जो कितना बचा भाई 100 में से घटा के 100 में से 68 घटा के कितना बचा 32% स्थान क्या होता है खाली रह जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कैसे करा हमने भाई, हमें पता है एक सेंटर में होता है अवयवी कण, यहाँ पे कॉर्नर पे रखे हुए हैं कॉर्नर पे। तो हमने क्या करा इस लाइन यानी कि ये त्रिज्या और हमें कोण की लंबाई में क्या निकालना है संबंध निकालना है। ठीक है, हमारा जो मेन काम होता है हमें बस यही ज्ञात करना होता है कि हम कोण की लंबाई और किसी भी तरीके से उसकी त्रिज्या में गोले की त्रिज्या में संबंध निकाल ले। तो कोण की लंबाई और त्रिज्या में मुझे संबंध निकालने के लिए क्या करना था भाई, मुझे ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मुझे ये त्रिभुज ही यूज करना था। तो इस त्रिभुज में मुझे इसकी लाइन की जरूरत पड़ रही, तो इस लाइन की जरूरत पड़ने के लिए मैंने क्या करा पहले इस लाइन को ही निकाल दिया। इसके सहायता से इस वाले त्रिभुज की सहायता से क्या निकाल दिया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा इन तीन इस त्रिभुज की सहायता से क्या निकाल दिया, पहले b का मान निकाल लिया। अब b का मान हमारे पास कितना आ गया 2a² आ गया। अब ये a है, ये 2a² है, ये 4r, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 4r। यहाँ से इस त्रिभुज में हमने यूज करके किसका निकाल लिया a और r के बीच में क्या निकाल लिया संबंध निकाल लिया। जैसे हमारा a और r के बीच में संबंध निकला तो हमने क्या पढ़ा है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। तो हमें पता है कि इस जो BCC एकक कोष्ठिका होती है उसमें कितने पाए जाते हैं 2 ही गोले पाए जाते हैं। तो कितने गोले पाए गए 2, और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 गोलों का आयतन कितना हो गया 2 से गुणा कर दी। तो इसमें इस एकक कोष्ठिका में कितने गोले थे 2 गोले, 2 गोलों का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कितना हो जाएगा a क्यूब, तो a क्यूब रख दिया। तो a इसे क्या कर दिया भाग दे दिया। यहाँ से क्या करना है बस a का मान यहाँ से निकाल के a का मान यहाँ रख दिया। यहाँ रखने पे क्या हुआ r क्यूब से r क्यूब कट गया, और तो बचा क्या ये सब कुछ हल करके कितना आ जाएगा 68% आराम से इसका संकुलन क्षमता आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट बचा हमारा वो बचा SC में, इसमें निकालना है SC में संकुलन क्षमता में क्या करनी है निकालनी है। तो हमारा संकुलन क्षमता निकालने का सबसे आसान तरीका है, हमें सबसे पहले क्या करना है अपना A और R में संबंध निकालना है। कहने का मतलब इन गोले की त्रिज्या और
इसकी कोर की लंबाई में संबंध निकाल लो। संबंध निकालते ही बस इस फॉर्मूले में रख दो। हमें पता ही है कि FCC में कितने एटम होते हैं 4, BCC में कितने एटम होते हैं 2 और SC में कितने एटम होते हैं भाई 1। बस सीधा सा इसका कितना हो जाएगा अभी बताऊंगा इसका पूरा। तो यहाँ पहले इसमें देखो कि भाई ये कितना है, ये कोर की लंबाई है। कोर की लंबाई कितनी है a, कोर की लंबाई कितनी है a, ये तुम्हें दिखा रहे हैं कोर की लंबाई कितनी है a, और ये कितनी त्रिज्या r और r। तो हमें पता लग गया a बराबर कितना हो गया 2r। तो कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध निकल गया। अब क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता निकालने का क्या फॉर्मूला है कि भाई इस एकक कोष्टिका में कितने एटम है या गोले हैं, उनका आयतन इसमें कितना होता है 1 होता है, और उसका आयतन कितना हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और उसे किससे भाग दे देना है, एकक कोष्टिका के आयतन से। एकक कोष्टिका के आयतन से भाग दे दी। एकक कोष्टिका के आयतन से भाग देने पे क्या हुआ, अब हमें क्या रखना, a का मान यहाँ रख दो। a का मान कितना है 2r और गुना 100 नहीं, गुना क्या करना है 100, और 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या करा, यहाँ से जब हल करोगे 4/3 पाई r क्यूब बटा कितना आ जाएगा 8r क्यूब गुना 100। तो इससे से काट लेना, काटने के बाद कितना बचेगा 4/3 पाई गुना 100/8, और इस सब को हल करके कितना आ जाएगा, इस सब को हल करके आ जाएगा भाई 52.4%। कितना आ जाएगा 52.4%। तो कितना SC में कितनी संकुलन क्षमता आई 52.4%। ठीक है। तो अब मैं इसका छोटा सा तरीका बता दूं तुम्हें किस तरीके से करना भाई। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बस हमें सबसे पहले हमें FCC, BCC और SC में क्या पता होना चाहिए, इनकी त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या पता होना चाहिए, संबंध इनके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इनकी कोर की लंबाई के में हमें संबंध पता है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा FCC की त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है, R बराबर होता है a/2√2। R बराबर ये तो होता है FCC की कोर की लंबाई और गोले की त्रिज्या में संबंध। इसमें क्या होता है, इसका जो संबंध होता है वो होता है R बराबर √3/4a। इसमें ये संबंध होता है। और इसमें तुमने पढ़ लिया a बराबर कितना होता है 2r, चाहे r बराबर कह दो a/2। ये तुम्हें पता लग गया। इसमें कितने गोले होते हैं 4, इसमें कितने होते हैं 2, इसमें कितना होता है 1। तो ये तुम्हें पता लग गया। अब हमें क्या करना, संकुलन क्षमता क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के लिए जैसे मैं क्या कर दूं, FCC के लिए निकाल लूं। FCC में कितने हैं 4, तो 4 गोलों का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब और गुना 100। अब मुझे निकालनी है किसमें संकुलन क्षमता, BCC में। तो BCC में कितने गोले होते हैं 2 का 4/3 पाई r क्यूब गुना 100/a क्यूब। अब मुझे निकालनी है SC में। SC का क्या हो जाएगा, एक गोला होता है 4/3 पाई r क्यूब बटा a क्यूब और गुना 100। तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ से r का मान रख दो, r का मान निकाल के रख दो, चाहे a का मान निकाल के रख दो। यदि मैं a का मान निकाल के रखूँ तो a बराबर कितना हो जाएगा 2√2r, वो मान उठा के इसमें रख दो a की जगह और हल कर लो, कितना आ जाएगा 74%। इसी तरीके से यहाँ से क्या करो, a का मान कितना आ जाएगा 4r/√3 और a का मान क्या रख दो, यहाँ रख दो, हल कर लो 68% आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से a का मान कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हल कर लो, कितना आ जाएगा 52.4%। तो ये संकुलन क्षमता इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी एकक कोष्टिका की। ठीक है। तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे इसका घनत्व कि घनत्व क्या होता है। ठीक है।